ये बात बहुत क्लियर रखो, सबकी मैपिंग सबके साथ एक एक बार ही होगी क्योंकि 1 1 रखना है। अरे यार इसकी रेंज तो ये तो बहुत इजी है, ये आपको समझ आ रहा है, ये क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक है। और क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक की रेंज आप लोग कैसे निकालते हैं? तो अगर इंटीजर नहीं है, जो कि 2.1 इंटीजर नहीं है, तो उसका स्मॉलेस्ट इंटीजर आ रहा है 3 विच इज़ 2 + 1। 2 + 1 से मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, जो इंटरसेक्शन आएगा वो आएगा 0 और हाफ, तो ये तो हाफ से आ जाएगा। और ये 3/2 से कम, ये बोल रहा 1 से कम, तो 1 पे ही रोक दो। तो ये अगर आपको नहीं करना आता तो कोई बात नहीं, आप फटाफट नंबर लाइन खींच के कर सकते हैं। हेलो हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मंजिल प्रैक्टिस में हम जो है रिलेशन फंक्शन का जो प्रैक्टिस शीट है वो डिस्कस करने वाले हैं, है ना। आई होप आपने वो अटेम्प्ट कर लिया होगा, है ना। और कुछ डाउट्स होंगे तो देखते हैं उनको 1 बाय 1, है ना। ठीक है जी, तो अपन तो सारे क्वेश्चन ही सोल्व करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद पहला क्वेश्चन, द डोमेन ऑफ द फंक्शन। डोमेन के क्वेश्चन, फंक्शन की बात जब होती है तो डोमेन रेंज के क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, है ना। ठीक है, अब अपने को भाई ऊपर लॉग वाला फंक्शन दे रखा है, तो लॉग में आपको पता ही होगा कि जो बेस होता है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, जो नंबर है वो भी 0 से बड़ा होना चाहिए, जो बेस है वो 1 नहीं होना चाहिए। भाई ये तो सबको पता है। बात करते हैं इस नंबर की, ये है e⁻² log x। तो भाई log x में ये जो x आ रहा है ना, अगेन द कंडीशन इज कि यार x > 0 होना चाहिए। log के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आता है। भाई अगर इस 2 को ऊपर ले लें तो आपको ये समझ में आता है क्या कि ये जो पार्ट है ये इफेक्टिवली x² ही लिखा है ना। सबको पता है। तो अपन ने डिफरेंशियल इक्वेशन में भी ऐसे क्वेश्चन बहुत किए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करते हुए। तो उसके बाद ये जो नीचे पूरा नंबर है भाई वो 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इनफाइनाइट वाला पार्ट जो है अपन रियल नंबर में नहीं ले रहे हैं। ठीक है, एग्जैक्ट 0 पॉसिबल नहीं है, इन्फिनिटी छोड़ो के। ठीक है जी, तो सोल्व करते हैं। यहाँ से आएगा x की वैल्यू -1 से ज़्यादा, x की वैल्यू 2 से ज़्यादा, x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, x की वैल्यू 0 से ज़्यादा होनी चाहिए। और ये है x² - 2x - 3 नॉट इक्वल टू 0। तो x - 3 x + 1 नॉट इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कभी भी 3 और -1 नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो आई थिंक -1 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा, 0 से ज़्यादा, तो आई थिंक इनका जो इंटरसेक्शन है इन सब का, तो वो मेरे को क्लियर दिख रहा है कि x की वैल्यू 2 से ज़्यादा ही होनी चाहिए। और उसमें से वो बोल रहा है 3 और -1 नहीं होना चाहिए। तो भाई -1 तो वैसे भी नहीं है, अब 3 और नहीं होना चाहिए तो 3 को भी हटा दो। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 to ∞। उसमें से 3 हटा देना क्योंकि उसमें 3 आ रहा है। बहुत ईजी सवाल है ना। आई होप आप सब लोगों ने इसको तो कर ही लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, द रेंज ऑफ द फंक्शन। देखिए रेंज का जो तरीका है वो आप, मैं सजेस्ट करूंगा आपको जो एओडी में पढ़ाया आप वही अप्लाई करें, है ना। कि आप डोमेन के एंड पॉइंट पे वैल्यूज़ निकाल लें, और जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो रहा है और डेरिवेटिव डिफाइन नहीं है उन पॉइंट्स पर वैल्यू निकाल लें, उनमें देख ले कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, राइट, है ना। तो बात करते हैं भाई, मेरे हिसाब से डोमेन की कैलकुलेशन पहले होगी क्योंकि भाई इनपुट है ना, बिना इनपुट आउटपुट कैसे निकालोगे, समझ आ रही है ना बात। तो भाई यहाँ से आ रहा है कि x की वैल्यू 3 से कम और x की वैल्यू -2 से ज़्यादा। सो आई थिंक द डोमेन पार्ट ऑफ द फंक्शन इज -2 to 3, राइट। मेरे को एक तो इसकी वैल्यू -2 पे चेक करनी होगी, एक 3 पे चेक करनी होगी, ये पक्का हो चुका है। नाउ लेट्स गो फॉर डेरिवेटिव, है ना, कि यार डेरिवेटिव किस इंटीरियर पॉइंट पे 0 हो रहा है। तो एफ डैश क्या होगा, √x का 1/2 √x, है ना। भाई सबको पता पड़ता है ये तो। और फिर 3 - x का जो है वो -1, है ना, प्लस 1/2 √x, और इसका वापस ऊपर 2 + x का 1 ही आ जाएगा। ये 0 कहाँ होगा, आई थिंक 1/3 - x is equal to 1/2 + x, which means that 3 - x is 2 + x. So x कितना हो रहा है आपने, आई थिंक भाई हाफ आ रहा है ना। और हाफ, बढ़िया बात ये है कि इस बाउंड्री में है, बहुत बार होता है डेरिवेटिव उस पॉइंट पे 0 होता है जो डोमेन भी नहीं है। ठीक है भाई, उस केस में उस वैल्यू को अपन रिजेक्ट करेंगे, है ना। तो मैंने क्या क्या बोला था, अपने को भाई एक वैल्यू तो निकालनी है डोमेन के एंड पॉइंट पर, यानी कि 2 पॉइंट तो वो हो गए। एक निकालना है डेरिवेटिव 0 कहाँ हो रहा है उस जगह पर वैल्यू, और एक अगर डेरिवेटिव नॉट डिफाइंड है तो वो भाई डेरिवेटिव जो है वो ये 3 और -2 पर दिक्कत दे रहा है ना आपको, ऑलरेडी आपने कैलकुलेट कर लिया है, सो नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट फॉर -2। -2 पे ये 0 हो गया, वो कितना हो गया 5, तो √5।
और 3 पर वो 0 हो गया, पर 3 + 2 5, हाफ अगर पुट करेंगे तो 3 - हाफ है ना 5/2, और 2 + हाफ ये भी 5/2। ठीक है भाई, ये 2 टाइम्स आ जाएगा 5/2 का रूट, एंड दैट वुड बी √10। तो ये अपने वैल्यूज हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज। अब इसमें जज करना है कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो क्लियर दिख रहा है, ये मिन है, ये मैक्स है। तो जो रेंज आने वाली है, रेंज तो पता ही है अपने को, मिनिमम से मैक्सिमम आती है। ठीक है जी, तो √5 से √10 ये अपना रेंज है। समझ गया बात को, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, लेट द सेट्स A and B denotes the domain and range of the function f of x equals to box x minus x का रूट, where box x denotes the smallest integer greater than or equal to x। भाई ये अपन जो पढ़ते हैं ये वो नहीं है, अपन पढ़ते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, ये है स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू x, ये उल्टा है। मैं आपको इसका थोड़ा सा लॉजिक बता देता हूँ। भाई अपन पढ़ते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.1 कितना होता है अपने 2, राइट। 2.1 का अपने 2 होता है, पर ये है स्मॉलेस्ट इंटीजर। 2.1 से एक ऐसा इंटीजर देखना है जो सबसे छोटा हो पर इससे बड़ा हो। तो स्मॉलेस्ट इंटीजर इसका कितना आने वाला है, 3 आने वाला है। जैसे मान लो 3.7 है ना, तो इससे बड़ा इंटीजर जो सबसे छोटा हो 4 5 6 7 है, पर 4 सबसे छोटा है। तो एक्चुअल में ये उल्टा चलता है ना। भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका तो 2 होता है, पर स्मॉलेस्ट इंटीजर 3 होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका 3 होता है, पर इसका स्मॉलेस्ट इंटीजर 4 होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है ना। और अगर इंटीजर ही है मान लो, है ना, तो स्मॉलेस्ट इंटीजर इसका 2 ही आएगा जो इससे बड़ा और इक्वल है, राइट। तो वो ग्रेटेस्ट इंटीजर जैसे ही हो गया। ये बात आपको समझ में आ गई, है ना। अच्छा, तो बात करते हैं। तो भाई ए और बी इसके डोमेन और रेंज है, और अपने को ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी के बारे में कमेंट करना है। सो लेट्स चेज ए एंड बी। तो भाई डोमेन तो क्या हो जाएगा कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं, स्मॉलेस्ट इंटीजर एक्स है ना -x, ये 0 से बड़ा होना चाहिए, राइट। अब मैं आपको 2 केस लेकर समझाता हूँ। देखिए अगर x इंटीजर हुआ और x इंटीजर नहीं हुआ, तो अगर x इंटीजर हुआ तो जो बॉक्स x है ना, जिसको आप स्मॉलेस्ट इंटीजर बोल रहे हो, वो भी x ही हो जाएगा। और x - x 0 से बड़ा होना चाहिए, तो 0 ग्रेटर देन 0, भाई ये तो पॉसिबल नहीं है, राइट। इसके बारे में मैं लिख देता हूँ कि ये वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है भाई, 0 तो है, 0 से बड़ा नहीं होता है ना, वो तो इक्वल ही होता है। नीचे 0 आ जाएगा फिर दिक्कत भी हो जाएगी। सो द पॉइंट इज कि भाई x की वैल्यू इंटीजर नहीं हो सकती डोमेन में। ठीक है, मतलब इंटीजर वाला कोई भी वैल्यू अपने डोमेन में अपने को नहीं रखना है। ठीक है, ओके। तो x नॉट इंटीजर ही होना चाहिए, तो फिर इसी की बात कर लेते हैं। अब अगर इंटीजर नहीं है तो आप समझना, ये जो क्वांटिटी ये सोल्व करवा रहे हैं ना भाई, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मैं अब इसकी बात कर रहा हूँ। मैंने आपको 2 छोटे छोटे एग्जाम्पल से बताया है कि ये उल्टा चलता है। 2.1 का 3 होता है, जबकि ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होता है। तो अगर इंटीजर नहीं है, जो कि 2.1 इंटीजर नहीं है, तो उसका स्मॉलेस्ट इंटीजर आ रहा है 3, विच इज 2 + 1। 2 + 1 से मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि जो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है उसमें आप 1 जोड़ दो, जो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो है 3, उसमें आप जोड़ दो 1 तो आएगा 4। तो एक्चुअल में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है, +1, ये अपना आंसर हो जाता है स्मॉलेस्ट इंटीजर का व्हेन x इज नॉट इंटीजर। इसके बारे में मैं और लिख देता हूं, भाई ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। क्योंकि मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि वो अपना कंफर्ट जोन है, इसका काम अपने कम ही पड़ता है। ठीक है, अब भाई बात ये है कि आप है ना इसी को इनमें से माइनस कॉमन ले लो, तो आपको दिखेगा ये x - बॉक्स x, और ये अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो ये तो फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, है ना। इससे आ रहा है कि फ्रैक्शनल पार्ट जो है 1 से कम होना चाहिए, तो भाई फ्रैक्शनल पार्ट तो 1 से कम ही होता है, क्या दिक्कत है, वो तो वैसे भी 0 से 1 होता है, 1 तो कभी नहीं होता वो, है ना। सो बात ये है कि दिस इज ऑलवेज करेक्ट ना। ऑलवेज करेक्ट का मीनिंग क्या हो जाएगा, वॉट एवर अजम्पशन दैट यू हैव टेकन इज ऑलवेज फाइन, ये मीनिंग है उसका, राइट। तो भाई इधर से आंसर आया है कि x की वैल्यू इंटीजर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो सारी वैल्यूज जो इंटीजर नहीं है उसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 से कम ही होता है। ओके,
तो डोमेन की अगर बात करें ए की, तो भाई ए है, भाई ए के अंदर क्या लिखेंगे, सारी वैल्यूज उसमें से इंटीजर हटा देना, ये ए के ऊपर कमेंट है। अब बात करते हैं बी की, तो बी क्या है भाई, रेंज है ना। भाई देखो इंटीजर तो हो नहीं सकता, नॉन इंटीजर ही पुट करोगे आप, नॉन इंटीजर पुट करोगे तो बात यहाँ तक आ जाएगी, है ना। तो नॉन इंटीजर पे मैं आपको रेंज निकाल के बता देता हूँ यहाँ पर, है ना। तो एफ ऑफ एक्स जो है 1 भाई ये सिंप्लीफिकेशन जो हुआ है वो उसमें भी होगा, आप यही करेंगे, उसको फ्रैक्शनल पार्ट लिखेंगे। तो मैं यहाँ तक एज इट इज लिख देता हूँ कि यहाँ पर नीचे जो है 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट आ चुका है। आई डोंट थिंक इसमें आपको कोई दिक्कत होगी, क्योंकि भाई इसकी जगह आपको बॉक्स एक्स प्लस 1 लिखना है और फिर माइनस कॉमन लेके वही दिखा देना है ना। अच्छा फ्रैक्शनल पार्ट की बात करें तो भाई ये होता है 0 से 1, 0 हो नहीं सकता क्योंकि एक्स इंटीजर नहीं है, डोमेन से देख लो आप। अगर ये 0 से 1 है और उसको 1 से माइनस कर रहे हो तो भी क्वांटिटी 0 से 1 ही आ रही है, और उसके ऊपर रूट लगाओगे तो भी 0 से 1 ही आएगा, पर उसका रेसिप्रोकल लोगे तो जो है वो 1 से इन्फिनिटी आ जाएगा। क्या बोलते हो, ठीक है। ये इसका हो गया रेंज। तो मैं जिस बी की बात कर रहा था भाई, बी में जो है एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू या फिर वाई बिलोंग्स टू क्या है भाई, 1 से लेकर इनफाइनाइट, ठीक है, डन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटरसेक्शन वाला पार्ट। इंटरसेक्शन है इन दोनों का, सारे रियल नंबर उसमें से इंटीजर हटाने और 1 से बड़ा होना चाहिए नंबर। तो आई थिंक जो आंसर लिखा है वो इन्होंने लिखा है 1 से बड़ा होना चाहिए नंबर और उसमें से n नेचुरल नंबर आप हटा दो। तो ठीक है, 1 से बड़े जो इंटीजर है उनको अपन नेचुरल नंबर ही बोलेंगे, तो बिल्कुल सही है ये। और अगर बात करें यूनियन की, तो इन दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ना है तो भाई क्या आएगा कि 1 से इन्फिनिटी है ना, और सारे रियल नंबर है ही है, उसमें से इंटीजर हटाना है। भाई ये बड़ा सेट लग रहा है मेरे को, क्योंकि आर जब लिखता हूँ तो 1 से इन्फिनिटी उसका एक सबसेट ही है, तो यूनियन लोगे तो यही आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को, है ना। और उसमें से इंटीजर हटाना है, तो ये तो भाई आर उसमें 1 से इन्फिनिटी और जो 1 से छोटे नंबर है उनमें आप इंटीजर हटा दें, तो ये तो कभी नहीं आ रहा 1 से इन्फिनिटी, क्योंकि ये खुद ही आ रहा है, आप समझ रहे हो, यूनियन है, जोड़ना है, उसमें नेगेटिव वैल्यूज भी आ रही है, तो नेगेटिव वैल्यूज वाला पोर्शन तो इधर आ ही नहीं। तो यूनियन क्या होगा उसके ऊपर बात नहीं हो रही, ये यूनियन नहीं होगा, बात ये हो रही। और अगर जानना भी चाहते हो तो आंसर होगा आर, और मतलब आर भी नहीं लिखेंगे अपन, अपन लिखेंगे 1 से इन्फिनिटी और जो 1 से छोटे नंबर है उसमें से इंटीजर आप हटा देना, वो अपना आंसर है, जो कि ये नहीं है, ठीक है। तो ये पोर्शन गया और ये सही है, तो ओनली S1 ट्रू। समझ गया बात को, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। लेट एफ आर -2 to 6 to r है ना, बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन, और 2 to 6 नहीं 2,6 है ना, भाई 2 और 6 वो 0 हो रहा होगा, ठीक है। ये एक फंक्शन डिफाइन, इसकी रेंज बतानी। अरे यार इसकी रेंज तो ये तो बहुत ईजी है, ये आपको समझ आ रहा है, ये क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक की रेंज आप लोग कैसे निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई मान के, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके d ग्रेटर देन 0, देखो अभी याद आ जाएगा, x² + 2x + 1 अपॉन x² - 8x + 12, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y - 1x², और मैंने अरेंज भी कर दिया, ठीक है ना, मैंने अरेंज भी कर दिया है, तो 8y + 2 × x + 12y - 1 = 0। ये अब क्योंकि x रियल है, कोई भी रियल वैल्यू ही इसको सेटिस्फाई करेगी, और ये इक्वल टू 0 हो रहा है, मतलब इस इक्वेशन का रूट रियल है, राइट। इसका रूट रियल है तो अपन क्या अप्लाई कर लेते हैं, d > 0, और जैसे ही अपन ने d > 0 किया तो भाई ये हो गया b² - 4, ये है अपना a और ये है c, ठीक है, > 0। 2 लिया कॉमन, 4 बार आएगा और ये 4 उड़ा ही दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया भाई 4y + 1 का होल स्क्वायर माइनस, ये 4 हटा दिया, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो भाई ये कितना हो जाएगा, देख ही लेते हैं इनको साथ साथ, है ना। 12y² - 13y + 1 > 0, ये आ जाएगा ओपन करने पर 16y² 8y + 1 माइनस ऑफ ये पूरा फंक्शन विच इज 12y² - 13y + 1 > 0। भाई 16 और 12, तो ये तो कितना हो गया 4y², 8 और 13 21y, और 1 से बन गया > 0।
y कॉमन 4y प्लस 21 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो बहुत सीधा हो गया नंबर लाइन पर, है ना, दिख गया होगा आपको। एक रूट तो इसका -21/4 है, एक 0 है, प्लस माइनस प्लस और पॉजिटिव ही चाहिए, तो ये अपना आंसर है और ये अपना आंसर है। माइनस इन्फिनिटी से -21/4 यूनियन 0 टू इन्फिनिटी। इसमें चेक करना होता है कि भाई ये y1 पॉसिबल है या नहीं है। तो y1 अगर आप रखोगे तो आई थिंक कोई ना कोई x की वैल्यू रियल आ जाएगी। क्यों? देखिए 1 रखोगे तो पॉइंट ये हो जाएगा कि x² - 8x + 12 जो है वो होना चाहिए x² + 2x + 1 के बराबर व्हेन y इज 1। भाई 1 के बारे में बात कहाँ से आई? यहाँ से। भाई अगर ये क्वाड्रेटिक ही ना रहे तो आप जो ये कर रहे हो सब गलत गड़बड़ है ना, फिर एप्लीकेबल ही नहीं है। d> 0 किसके लिए कर रहे हो? फिर आप चेक करना पड़ता है हमेशा। तो ये गया, तो ये कितना आ रहा भाई 10x = 11। x की कोई ना कोई रियल वैल्यू आ रही है तो चलेगा, है ना, विच इज़ फाइन। कोई ना कोई वैल्यू आनी चाहिए, ऐसा चमत्कार नहीं होना चाहिए कि 2 = 3 हो गया। वो हो रहा होता तो मैं 1 को हटाता, और 1 अपनी बाउंड्री में आ रहा है, इसलिए उसको चेक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है भाई, ओके आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल अगला सवाल है द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज, फंक्शन क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर x डिवाइड बाय 1 + x² वेर दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x, जो नॉर्मल है वही है, इस 2 to 6। डोमेन दे रखा है, क्या बताना? रेंज बताना है। तो भाई बात ऐसी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, हर इंटीजर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, सो वी हैव टू डिफाइन पीस वाइज। भाई नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन की बात होगी अब, है ना। तो क्या करें? कोई बात ऐसी है कि जो f(x) है वो डिफाइन किया जाए 2 to 6 के अंदर। तो भाई मैंने बोला कि x की वैल्यू लो आप 2 to 3, जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा 2, सो 2/1 + x²। फिर लो x की वैल्यू 3 to 4, तो भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा 3, तो 3/1 + x²। भाई x की वैल्यू लो 4 से 5, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा 4/1 + x²। और एक ले लो x की वैल्यू 5 से 6, तो ये कितना हो जाएगा 5/1 + x²। ठीक है भैया ना, बात समझ आती है यहाँ तक। भाई ये जो चारों फंक्शन है इनके नेचर में समझा देता हूँ आपको पहले ही। विद इन गिवन डोमेन ये सारे फंक्शन डिक्रीजिंग है। देखो कैसे? भाई 2 से 3 में 1 + x² तो बढ़ेगा ना भाई, x की वैल्यू जैसे जैसे बड़ा होगा तो x² भी तो बढ़ेगा। x अगर 2 to 3 है तो x² क्या होगा 4 to 9, 1 जोड़ोगे तो भी बढ़ ही रहा है, पर रेसिप्रोकल ले लिया तो डिक्रीज हो। एंड दिस थिंग यू कैन वेरीफाई फ्रॉम योर दिस डेरिवेटिव ऑल्सो। आप इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हो, जो कि आएगा -2/1 + x² इंटू 2x। अब आप इसमें x की वैल्यू 2 to 3 पुट करके देखोगे तो f' नेगेटिव आएगा। तो फंक्शन क्लियरली नेगेटिव है, और ये सारे ही फंक्शन क्लियरली नेगेटिव है, तो इनके रेंज निकालना बहुत आसान काम है। देखिए कैसे, मैं आपको थोड़ा बहुत ग्राफ भी समझा देता हूँ इसमें, मतलब कोई पॉइंट नहीं है खैर उसका, पर ठीक है थोड़ी क्लैरिटी आएगी। देखिए कैसे भाई, अपने को 2 to 3 स्टार्ट करना है। मैंने कहा ये रहा 2 और ये रहा 3, बनाओ भाई। तो 2 पर वैल्यू कितनी आई 4 और एक 5, 2/5 है ना, और डिक्रीजिंग है, मेरे को थोड़ा आइडिया लग गया है। तो 2 पर जो वैल्यू आ रही है वो मेरे हिसाब से इस जोन में मैक्सिमम वैल्यू रहने वाली है ना, ये मैंने मार्क कर दिया है ये। और 3 पे वैल्यू कितनी आ रही 9 और एक 10, तो 2/10 1/5, ठीक है, ये यहाँ ला के रोक दिया मैंने। कितना आया था 9 + 1 10, 2/10, तो 1/5 ये है भाई, बना दिया। अगली ब्रांच बनाते हैं। अगली ब्रांच डिफाइन है 3 से 4। भाई 3 पे इसकी वैल्यू कितनी देख लेते हैं, 9 और एक 10, 3/10। 3/10 जो है ना भाई कितना हो गया 0.3। भाई मैं आपको है ना वैल्यू इधर लिखता हुआ चलता हूँ ताकि आपको रेफरेंस रहे बढ़िया अच्छे से। ये कितना है 0.2 और ये कितना है 0.4, समझ गया ना बात को? ओके, ये आया 0.3। ऑब्वियस ही बात है 0.3 बीच में रहने वाला है, तो अपना जो फंक्शन आगे वाला स्टार्ट होगा वो यहाँ कहीं से स्टार्ट कर देते। ओके 4 पे वैल्यू निकालो इसकी, 16 + 1 17, 3/17
है ना। 3/17 के बारे में बता देता हूँ मैं, ये है 0 पॉइंट, समझ गए, 1 टाइप्स, ये क्या होगा वो 0.1 टाइप्स कुछ कुछ, है ना। मेरे को समझ में आ गया कि 0.2 के भी नीचे जाएगा ये, मैंने ऐसा रोक दिया, ठीक है, ओके भाई, डन। और ये जो वैल्यू बल्ली आपको मार्क करनी है, तो ये वैल्यू रेफरेंस के लिए मार्क कर दो कि 0, कितना आया था 3/10, 0.3 लिख दूँ इसको मैं, ठीक रहेगा, ओके। इसकी वैल्यू निकालते 4 पे, तो 16 + 1 17, 4/17। अब यार देखो 4/17 3/17, ऑब्वियस सी बात है 4/17 बड़ा है, बड़ा ही है 3/17 से, तो भाई इससे तो ऊपर ही दिखाना है, तो इससे ऊपर ही दिखाना है, मैंने यहाँ के दिखा दिया ऐसे, ठीक है। और 5 इसमें पुट करोगे तो 25 + 1 26, 4/26, 4/26 भाई और डिक्रीज होगा, आपको यहाँ से मैं समझा देता हूँ, है ना भाई। ये 3/17 से भी छोटा क्यों होगा वो समझा रहा हूँ, तो आप डिवाइड करके देख लो, बात ही खत्म। कितना बचेगा, 14 बचेगा इसमें, और 14 से डिवाइड करोगे तो 5, है ना। जबकि इसमें बच रहा था 13 यानी कि 130, उसमें डिवाइड करोगे तो वो 0.16 के आसपास ही आएगा, नहीं 0.17 बोल देते हैं, ठीक है। और ये कुछ 0.15 के आसपास आएगा, ठीक है ना। तो मतलब मेरे को समझ में आ गया ये इससे भी नीचे जा रहा है, तो मेरे को पैटर्न थोड़ा थोड़ा चमक गया कि ये इस तरीके से जा रहे हैं, ठीक है। लास्ट पे 5 पुट करोगे तो 5/26, ये 4/26 था, इसे थोड़ा ऊपर ही दिखाना है, दिखा देते हैं, और वो और डिक्रीज होगा, उसकी वैल्यू 6 पे देख लेते हैं। रेगुलरली डिक्रीजिंग फंक्शन है ना यानी, तो 36 + 1 37, तो ये 5/37 सबसे लोएस्ट वैल्यू होगी। और अगर आपको चेक करना है तो वापस चेक कर लेना आप इसे, कैसे चेक करना है भाई, कि 5/37 और 4/26 में क्या सीन है, तो भाई ये 0.1 कितना बचेगा, 13 बचेगा, तो कितना आ जाएगा 130, तो ये होगा 0.13 टाइप्स कुछ, 40 पे 120 होता है ना, ठीक है। तो ये तो और कम हो गया, तो ये सबसे नीचे ही आएगा। अब इसकी रेंज बतानी है, तो भले ये डिसकंटिन्यूस है पर भाई एलिमेंट कोई मिस नहीं हो रहा बीच में, तो 5/37 से 2/5 ये रहा, ठीक है। मतलब इतना कोई मुश्किल सवाल नहीं है, ऑप्शन देख के आप डरे तो वो एक अलग बात है ना। बाकी आपको डिक्रीजिंग फंक्शन है, फटाफट प्लॉट करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल्स टू log of 4x² + 11x + 6 एंड sin इनवर्स ऑफ 4x + 3 एंड cos इनवर्स ऑफ 10x + 6/3, सबके डोमेन की कंडीशन लिखते हैं। भाई log की क्या कंडीशन होती है, तो सर log की कंडीशन ये होती है कि जो भी उसके अंदर लिखा है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, ओके। साइन इनवर्स का क्या दिक्कत है भाई, जो भी उसके अंदर आएगा वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। कोस इनवर्स का क्या बाउंड है भाई, तो 10x + 6/3, ये जो भी लिखा है ये होना चाहिए -1 से 1 के बीच में, राइट भाई, है ना, ठीक है। सोल्व करते हैं भाई, ये सोल्व होने लायक है क्या, बिल्कुल है। तो ये 24 है, इसको लिख दिया अपन ने 8 + 3, क्योंकि 8 × 3 भी 24 ही होता है ना। फैक्टराइजेशन का बहुत बेसिक प्रॉब्लम है। तो 4x x + 2 + 3x + 2 > 0, तो भाई ये आ रहा है 4x + 3 एंड x + 2 > 0। x की वैल्यू आएगी -∞ से -2 यूनियन -3/4 से लेकर इनफाइनाइट, ठीक है। मतलब आता है, तो इसको देखा है तो ये है भाई -4 -2, तो -1 और -½ ठीक है भाई। इधर से आंसर है अपना है -1 से -½ आगे बढ़ते भाई, इधर किया तो ये -3, ये 10x + 6 और ये 3, तो -9 -3 भाई, ये तो जैसे पेन चल रहा वैसे चलाते रहो, ठीक है ना, ओके भाई। इधर से आंसर है -0.9 से -0.3 भी लिख ही देते हैं, इसमें क्या है ना। चलिए जी, विल टेक इंटरसेक्शन इन तीनों का, ये अपना आंसर होगा। -3/4 से इन्फिनिटी, -∞ से -2, -1 से -½ इससे बाहर नहीं सोचना है, और ये -0.9 से -3 सबसे छोटा बाउंड यही लग रहा है मेरे को, ठीक है ना।
नहीं वैसे ये भी लेंथ वाइज तो ये भी ठीक है, देख लेते हैं अपन तो। भाई ये बोल रहा -1, मैं पहले आपको नंबर लाइन ही बना के बता देता हूँ। -∞ से -2, -3/4 से इनफाइनाइट, ये पहले वाले का आंसर है। दूसरे वाले का आंसर है -1 से -12। भाई -1 तो यहाँ आएगा और -12 और अंदर जाएगा, ये हो गया भाई। तीसरे वाले का आंसर है -0.9 से -0.3, -0.9 थोड़ा और अंदर से 0.3, तो भाई ये 0.5 है ना, तो यहाँ कहीं आ जाएगा। सो इंटरसेक्शन, मेरे हिसाब से इंटरसेक्शन जो है वो क्या आया है, जो कॉमन पोर्शन है तीनों में, आई थिंक ये वाला पोर्शन पिक कर पा रहे हैं, ये वाला, ठीक है ना। तो जो आंसर है वो है -3/4 से -12। क्लोज ओपन का ध्यान रख ले। ओके जी। सो अल्फा टू बीटा, अल्फा ओपन है, बहुत सही। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई भाई, -3/4, और बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, -12। भाई -3/4 एंड -12 अगर आप जोड़ोगे तो 5/4 हो गया माइनस में, पर मोड है तो 5/4 आ जाएगा। तो 9 और 9 × 5 45, 45 अपना करेक्ट। ठीक है, बहुत सीधा सवाल है भाई, डोमेन का है, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, लोग वगैरह आते रहते हैं, तो अपने है ना, आगे बढ़ते हैं। द डोमेन ऑफ द फंक्शन, फिर से वही सवाल है। तो साइन इनवर्स का डोमेन आपको बता ही दिया मैंने, x² - 3x + 2 डिवाइडेड बाय x² + 2x + 7, जो कि इसका इनपुट है। भाई ये होना चाहिए -1 से 1 के बीच में, राइट है ना। इसको दो पार्ट में अपन तोड़ लेते हैं। तो x² - 3x + 2 अपॉन x² + 2x + 7, भाई ये -1 से बड़ा, एंड x² - 3x + 2 डिवाइडेड बाय x² + 2x + 7, ये 1 से कम। देखिए इस क्वाड्रेटिक का डी नेगेटिव है, आई थिंक आपको चमक गया होगा। तो ये हमेशा पॉजिटिव है क्योंकि इसका लीडिंग कोएफिशिएंट भी पॉजिटिव है, तो ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है। आप इधर उधर इसको ले जा सकते हो, मेरे को कोई लोड नहीं है। तो अगर मान लो जैसे इस पार्ट को सोल्व करते हैं, तो x² गया, तो ये आ रहा 5x > -5। तो यहाँ से चमकता है कि x की वैल्यू -1 से ज़्यादा है। ठीक है, बहुत सीधा हो गया। इधर की बात करें तो -x² - 2x - 7, ये है x² - 3x + 2 से कम। तो इसको सोल्व कर लेते हैं अपन थोड़ा सा। 2x² - x और प्लस, ये कितना हो गया 9। ठीक है, सही चल रहे हैं। 2x² - x एंड 9, ये होना चाहिए > 0। इसका डी नेगेटिव है क्या, बिल्कुल सही बात है, इसका डी नेगेटिव है। तो भाई ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है, हमेशा 0 से बड़ा है, क्योंकि इसका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। और अगर इंटरसेक्शन लोगे तो वही आएगा। तो आंसर हो जाएगा -1 से ज़्यादा, ये रवि। ठीक है, समझ गए बात को। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, द डोमेन ऑफ द फंक्शन, है ना। डोमेन के काफ़ी सवाल हैं, तो स्टार्ट करते हैं वापस। कोस इनवर्स के अंदर रूट है, तो भाई x² - x + 1 का जो ये रूट है, ये होना चाहिए -1 से 1 के बीच में। दूसरा, साइन इनवर्स ऑफ 2x - 1/2, ये 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये रूट में आ रहा है और डिनोमिनेटर में भी है, तो 0 भी नहीं हो सकता। तीसरा, साइन इनवर्स के अंदर जो लिखा है भाई वो भी -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। सो लेट्स सोल्व दीज 3। देखिए रूट वाली क्वांटिटी -1 से तो बड़ी ही होती है, ये आपको सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि रूट है ना भाई, तो ये तो हमेशा 0 से बड़ा ही होता है। इसमें क्या, जो 0 से बड़ा वो -1 से बड़ा तो होगा। हटाओ इसको। उसके बाद स्क्वायरिंग कर सकते हैं, दोनों साइड पॉजिटिव है, तो ये आ जाएगा x² - x < 0, x × x - 1 < 0। इधर से आ जाता है x की वैल्यू 0 से 1, इधर का काम खत्म। ओके, इफ आई टॉक अबाउट दिस, सो आई विल गेट 2x - 1/2 > 0, और इधर है कि 2x - 1/2 जो है -1 से 1 के बीच में। भाई इनका इंटरसेक्शन यही ले लेते हैं, तो मेरे हिसाब से 2x - 1/2 जो है 0 से ज़्यादा और 1 से कम होना चाहिए। -1 वाला पार्ट हट जाएगा,
सेकेंड कंडीशन से। अब 2x माइनस 1 जो है वो 0 से 2 के बीच में, तो 2x जो है वो आ जाएगा, ये 0 ओपन ही रहेगा, 3 और इधर 1, तो x की जो वैल्यू है वो आ रही है हाफ से लेकर 3/2, हाफ से 3/2, और इधर है 0 से 1, दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए भाई। आई थिंक जो इंटरसेक्शन आएगा वो आएगा 0 और हाफ, तो ये तो हाफ से आ जाएगा, और ये 3/2 से कम, ये बोल रहा 1 से कम, तो 1 पे ही रोक दो। तो ये अगर आपको नहीं करना आता तो कोई बात नहीं, आप फटाफट नंबर लाइन खींच के कर सकते हैं। वंस यू गेट हाफ टू 1, आई थिंक अल्फा से बीटा में अल्फा हाफ है और बीटा 1 है, हाफ प्लस 1 इज 3/2। ठीक है, बढ़े आगे, है ना। अगला सवाल अगला सवाल है, लेट ग्रेटेस्ट इंटीजर डिनोट्स, अच्छा वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ही पढ़ने में आ रहा था, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स ही है ये। इफ द डोमेन ऑफ द रियल वैल्यूड फंक्शन दिस, ये दे रखा है, और a प्लस बी प्लस सी बताना है, ए बी सी में सी बड़ा बी छोटा है फिर ए है, अपन तो डोमेन निकाल लेते हैं। तो ये सब जो है इसको थोड़ा सा अपन जल्दी जल्दी लिखने के पर्पज से इस पूरे को टी बोल रहे हैं। नाउ व्हाट इज द डोमेन, तो t माइनस 2 बाई टी माइनस 3 0 से बड़ा होना चाहिए, रूट के अंदर आ रहा है और तो कोई दिक्कत नहीं, तो सीधे ही हो गया। तो t का जो आंसर है, आई थिंक दैट इज ऑल्सो वेरी क्लियर, कि माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 3 टू इनफाइनाइट, टी का आंसर भी आ गया। अब टी क्या है, तो टी है मोड एक्स, नहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का मोड दैट शुड बी इन बिटवीन दिस बाउंड। तो देखिए ऐसा है, मैं आपको इसको है ना थोड़ा सा ऐसे लिख के समझा देता हूं कि भाई ये बोल रहा है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है उसका जो मोड है वो होना चाहिए -2 से कम, राइट, नहीं 2 से कम, मतलब माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में, राइट। यूनियन यही क्वांटिटी जो है वो अपन चाह रहे हैं कि 3 से इन्फिनिटी के बीच में है। मोड का काम पहले करते हैं, माइनस इन्फिनिटी से तो बड़ा ही होगा मोड, सही बात है, आप तो इस पार्ट को भूल जाओ, है ना, जस्ट इग्नोर दिस। मोड लेस देन 2 है, तो मेरे हिसाब से वो जो नंबर है वो -2 से 2 के बीच में होना चाहिए, और अगर वो नंबर -2 से 2 है जो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, आई थिंक x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 3 और इधर -2, समझ में आता है। 2.1 का भी 2 ही होता है, 2.99 का भी 2 ही होता है, 2 इज फाइन, इधर पीछे नहीं जा सकते क्योंकि -3 आ जाएगा -2.1 का, है ना। तो एक आंसर तो अपना ये आ गया, यूनियन भाई ये 3 से बड़ा है मोड, मोड अगर 3 से बड़ा है तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, वो होना चाहिए, मतलब दो बाउंड्री में लिख देता हूँ इसको, माइनस इन्फिनिटी से -3 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, मोड एक्स ग्रेटर देन ए, तो एक्स जो है ए से बड़ा या -a से छोटा, याद आ गया होगा। अब समझना कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 से है तो 3 से ज़्यादा, तो ऑब्वियसली बात है 3 से ज़्यादा तो 3.1 3.2 तो ये होगा नहीं, ये आएगा 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर सबसे छोटी वैल्यू, और ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 अगर है तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी, 4 से होगी, 4 से पीछे करती 3 आ जाएगा, और 3 पॉसिबल नहीं है क्योंकि ओपन है, तो x की वैल्यू क्या आएगी इधर, तो 4 टू इनफाइनाइट। क्या ये बात समझ में आई है, ठीक है। -3 अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो -3 तो नहीं है, तो -4 ही है फिर, है ना। तो आई थिंक इधर जो है आप -3 से ही स्टार्ट करना, -3 ओपन से, सॉरी -3 नहीं, क्योंकि -3 का तो -3 हो जाएगा, पर जैसे ही -3 से थोड़ा सा पीछे आए यानी कि -3.1 -3.2, तो उन सब के ग्रेटेस्ट इंटीजर -4 होने लग जाएंगे, विच इज़ फाइन, राइट। तो ये अपना आंसर है ना। तो भाई मैं सही से लिख देता हूँ फाइनल आंसर, माइनस इन्फिनिटी से -3 यूनियन -2 to 3 यूनियन 4 टू इनफाइनाइट। इसे कंपेयर करने पर जो अपने को a की वैल्यू दिख रही है वो है -3, जो अपने को b दिख रहा है वो है -2, जो c दिख रहा है 3, जोड़ना है क्या, जोड़ना ही है, तो 3 - 3 तो गया, -2 बच रहा है, ठीक है भाई। यूनियन इंटरसेक्शन ये सब तो पक्का होना चाहिए, कंडीशन सारी पता होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज भी क्लियर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, तो भाई अगला क्वेश्चन है
Let the function f r2r is defined by f of x equals to mod x x minus sin x. Which of the following is correct? 1 1 on 2 into classification. तो अपन क्या करें, ऐसा क्वेश्चन एडवांस में भी आ रखा है ना भाई। सबसे पहले ये जो स्पेशल टाइप दिखता है उसको हटाना होता है ना। मोड दिख रहा है तो मोड को हटाओ। तो मोड तो सीधी बात है कि भाई x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0 है ना। माइनस एक्स मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स साइन एक्स, और इधर प्लस में खुलेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स। आई थिंक ये फंक्शन सबसे पहले देखिए कंटिन्यूस है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा का इन्वॉल्वमेंट है, पॉलिनोमियल का, कोई दिक्कत नहीं होती दोनों में। साइन एक्स भी है ट्रिग्नोमेट्री में, कंटिन्यूस है। ग्रेटर देन 0 मैंने आपको इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू चमका दी है कि देखो इन्फिनिटी इसमें पुट करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा, और माइनस इन्फिनिटी इसमें पुट करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि आगे माइनस है। तो मैंने आपको अभी तक क्या समझाया है कि भाई एफ ऑफ इन्फिनिटी जो है इन्फिनिटी है, एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी जो है माइनस इन्फिनिटी है, और फंक्शन कंटिन्यूस है। फंक्शन कंटिन्यूस है तो ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच की सारी वैल्यू ऑक्यूपाई करेगा, कोई भी वैल्यू छोड़ेगा नहीं। यहाँ तक बात समझ में आ गई अपने को, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आया कि रेंज इसकी कितनी होगी भाई आर, और रेंज अगर आर हो गई तो रेंज और कोडोमेन बराबर हो गए, रेंज कोडोमेन बराबर हो गए तो फंक्शन क्या हो गया भाई ऑन टू, डन। वो तो अपन ऐसे ही निपटा दिए। अब 1 1 का गेम है, तो 1 1 का क्या सीन होता है कि फंक्शन को आप मोनोटोनिक प्रूव कर दो, मेरे हिसाब से मोनोटोनिक प्रूव कर दो फंक्शन को, है ना। एफ डैश निकाल लो, वो हमेशा पॉजिटिव या हमेशा नेगेटिव आ रहा है अपने डोमेन में, तो ठीक है। तो अपने क्या किया, एफ डैश निकाला दोनों ही ब्रांच का, ठीक है ना। तो भाई कंटिन्यूस फंक्शन में ऐसे ही करेंगे, 2x माइनस साइन एक्स माइनस एक्स कोस एक्स माइनस 2x प्लस साइन एक्स प्लस एक्स कोस एक्स, ठीक है। तो इसको पॉजिटिव नेगेटिव बताना है। फिर देखो एक काम करते हैं, मतलब मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। ये जो 2x है ना, इसके दो टुकड़े करो, x प्लस एक्स। एक x तो इसके साथ रखो और एक है ना इसके साथ रखो, आपको थोड़ा जल्दी समझ आएगा। सेम काम इधर भी कर दो, तो माइनस एक्स प्लस साइन एक्स, और इधर कर दो आप माइनस एक्स प्लस एक्स कोस एक्स, ठीक है। लेस देन 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऐसा कर ले, ठीक है। तक डन है। अब समझना, देखिए साइन एक्स और एक्स का आप शायद जानते होंगे सीन, है ना, कि भाई ये अपना साइन का ग्राफ है, और इसी में मैं आपको y इक्वल टू एक्स समझा देता हूं। ऐसा होता है। सो माई पॉइंट इज व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 x इज ग्रेटर देन साइन एक्स, एंड व्हेन x इज लेस देन 0 साइन एक्स इज ग्रेटर देन x। अपन x पॉजिटिव की बात करते हैं, तो मेरे हिसाब से x और साइन x में जो है वो x बड़ा है, और अगर x बड़ा है तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, राइट। अच्छा, इसमें से अगर अपन x कॉमन ले लें तो ये 1 माइनस कोस एक्स है। सो आई थिंक कोस तो 1 से छोटा ही होता है, तो ये तो पॉजिटिव हो ही गया, और ये x पॉजिटिव है ही है, तो ये पूरा भी क्या हो गया पॉजिटिव। इन दैट केस ये जो पूरा पार्ट है वो पॉजिटिव आ रहा है, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट x लेस देन 0। भाई आपको मैंने बता ही दिया, देखो साइन ऊपर है x नीचे, तो साइन x बड़ा है, तो बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, ये वैल्यू पूरी की पूरी पॉजिटिव आने वाली है। और अगर अपन इधर से माइनस एक्स कॉमन निकाल ले तो ये बचेगा 1 माइनस कोस एक्स। 1 माइनस कोस एक्स तो पॉजिटिव ही होता है, क्योंकि कोस तो हमेशा 1 से कम है, और x के आगे नेगेटिव और x खुद नेगेटिव है, तो भाई ये पॉजिटिव हो गया पूरा, और ये पॉजिटिव ही है, तो ये भी पूरा पॉजिटिव ही रहा। ये पूरा का पूरा पार्ट इधर भी कितना आ गया पॉजिटिव, इधर का भी एफ डैश पॉजिटिव है, इधर का भी एफ डैश पॉजिटिव है। फंक्शन हमेशा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, तो 1 1 होगा। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, 1 1 ऑन 2, इट इज बोथ 1 1 एंड ऑन 2। बात समझ में आ गई सबको, है ना, ठीक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स बेस 10। डोमेन निकालना है ना भाई, तो सीधी कंडीशन है, तो इसमें तो कोई खास कुछ है नहीं। 4 माइनस एक्स स्क्वायर जो है 0 नहीं होना चाहिए,
x की वैल्यू जो है -2 या 2 नहीं हो सकती, उस वैल्यू पर इसका आंसर 0 है। ठीक है, क्लियर बात। फर्दर x³ - x ये 0 से बड़ा होना चाहिए, x इंटू x² - 1 0 से बड़ा, x इंटू x - 1 x + 1 ये 0 से बड़ा। ठीक है यहाँ तक। तो भाई इसका जो आंसर है वो क्या आ रहा है, -1 0 और 1 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी, ये तो सबको पता ही है। आई थिंक पॉजिटिव है तो अपना आंसर ये है एंड ये है। इसमें देख लेना -2 या 2 ना आ जाए, पहले मैं इसका आंसर लिख लेता हूँ। आंसर है -1 से 0 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। इफ आई टेक इंटरसेक्शन विद दिस, है ना, तो मेरा आंसर क्या बनेगा भाई, -2 तो मेरे को लग नहीं रहा उसमें आ रहा है, और 1 से इन्फिनिटी में 2 आ रहा है, तो 2 हटा दो। तो कैसे हटाओगे, 1 से सीधा इन्फिनिटी मत जाओ, 1 से 2 चले जाओ और 2 से इन्फिनिटी लिख दो, या 1 से इन्फिनिटी -2 लिख दो, कैसे भी लिख दो अपना चलेगा। आई थिंक -1 से 0, 1 से 2, 2 to इन्फिनिटी, ये ऑप्शन जो है अपना करेक्ट है। ठीक है, डन है ना। आगे बढ़ते हैं। f(x) दे रखा है a⁴x a>0, है ना। It can be written as f(x) equals to f1 plus f2, where f1 is an even function, f2 is an odd function। तो आपको पता होगा कि दुनिया में पाए जाने वाला हर फंक्शन, है ना, ऐसे लिखा जाता है, f(x) प्लस f(-x)/2 प्लस f(x) माइनस f(-x)/2। आई थिंक इसको बोलते हैं अपन इवन पार्ट उस फंक्शन का, और ये होता है ओड। क्योंकि आप प्रूव कर सकते हो इसको, कुछ h(x) मान के h(-x) निकाल के देख सकते हो इवन ओड क्यों है। दिस इज समथिंग लाइक मैट्रिक्स में a + a⁴/2 a - a⁴/2। एवरी मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, वैसा कुछ तो लिख सकते हैं ऐसा। तो अपने को यही बोला है कि जिन दो पार्ट में तोड़ के लिख रहे हो उसमें एक इवन है जो कि f1 है, तो अगर मैं इसको लिखूंगा, है ना, तो ये क्या होगा, a⁴x a⁻−x/2 और a⁴x a⁻−x/2। ठीक है, आई थिंक वेरी क्लियर कि जो f1(x) है वो क्या है, a⁴x a⁻−x/2, एंड जो f2(x) है वो क्या है, a⁴x a⁻−x/2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बात। ओके, अब f1 f2 आ गए। ये बोल रहे हैं कि भाई f1(x + y) और f1(x - y) निकालो भाई, ठीक है। लिखते हैं f1(x + y) प्लस f1(x - y। तो f1(x + y) ये क्या हो जाएगा, a⁴x + y a⁻−x - y/2। ये तो हो गया f1(x + y एंड f1(x - y), इसी में x - y करना है, f1 में ही, है ना, ये ध्यान रखना है। a⁴x - y प्लस a⁻−x + y/2। ठीक है जी, इसको सिंप्लीफाई करके बताना है क्या है। तो एक काम करते हैं, ये 1/2 तो बाहर निकाल ही लो, और इसको साथ में रखा, और इसमें a⁴x कॉमन ले लिया, तो आई थिंक a⁴y प्लस a⁻−y पीछे दिख रहा है, और जो ये बच रहे हैं इसमें क्या कॉमन आ सकता है भाई, तो इसमें आ सकता है a⁻−x, दिख रहा है सबको, तो a⁻−x बाहर ले लिए, तो इधर क्या बचने वाला है, a⁻−y और a⁴y। ठीक है, ओके। अच्छा, a⁴y एंड a⁻−y ये पूरे से कॉमन, तो पीछे बच रहा है a⁴x और a⁻−x। ठीक है, बाई 2 का फैक्टर मतलब फंक्शन में सब जगह पर है। मैंने क्या किया, ऐसे दिखाया कि 2 टाइम्स a⁴y a⁻−y/2 एंड a⁴x a⁻−x/2। भाई 2 से 2 तो खत्म हो ही गया, एक 2 जो है वो नीचे ही है, बात बराबर ही है। अब ध्यान से देखो इस बात को, तो भाई ये है 2 टाइम्स f1(y) और ये है f1(x), क्योंकि यही तो है a⁴x a⁻−x, इसमें x की जगह y कर दो तो वो बन रहा। तो f1(x f1(y) कहाँ है, f1(x f1(y) और इंटू 2,
ठीक है भाई, डन है ना। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। द नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस f 1 3 5 7 99 ये डोमेन है, एंड 2 4 6 8 100 ये अपना कोडोमेन है, सच दैट, अच्छा कोडोमेन है तो वही रेंज ही हो गया भाई। पहले तो मैं आपको ये गिन के बता देता हूँ, ये 50 नंबर है ना, राइट, थोड़ा दिमाग में रखेंगे, और ये भी 50 नंबर है ना, सही है, बाइजेक्टिव है, 1 1 ऑन 2 दोनों होना चाहिए, सबकी मैपिंग एक की एक से ही हो सकती है ना, और सारे कवर करने हैं तो 50 50 का ठीक है फंडा। ये बोल रहे हैं कि ये कंडीशन फॉलो करनी है, एफ ऑफ 3 ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ 9 ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ 15 देन एफ ऑफ 17, ऐसे कर करके 17 नहीं 21। ये कैसे नंबर है, तो भाई इस सीक्वेंस में जो इनपुट आ रहा है वो है 3 9 15 21 99। भाई ये कितनी टर्म्स है, ये एपी में दिख रही है क्या, 6 जोड़ते जा रहे हैं, सही बात है ना, एपी में दिख रहा है ना, तो भाई इसमें कितनी टर्म्स है, तो ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 96 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6, तो n की वैल्यू कितनी आई 17। भाई ये जो नंबर है वो कितना है 17, और इसका मीनिंग क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। एफ ऑफ 3 बड़ा होना चाहिए एफ ऑफ 9 से, एफ ऑफ 9 बड़ा होना चाहिए एफ ऑफ 15 से, तो अगर यही आपके इनपुट है तो एक हिसाब से फंक्शन इंक्रीजिंग होना चाहिए, नॉट इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग होना चाहिए, क्योंकि 3 सबसे बड़ा है, फिर 9 है, फिर 15 है, फिर 21 है, ऐसे गिरता ही जा रहा फंक्शन, तो ठीक है भाई, है ना। तो क्या करें, इसमें एक इक्विलिटी का भी लोचा है कि यार एफ ऑफ 3 और एफ ऑफ 9 बराबर भी हो सकते हैं, तो मैंने कहा एक काम करते हैं भाई, अपन ने क्या किया, ऐसे मैपिंग समझा दी मैंने आपको, ठीक है, कि ये अपना डोमेन वाला सेट है, ये अपना रेंज वाला सेट है, ये अपन ए से बी जा रहे हैं, और इसमें जो नंबर है वो है 1 3 5 7 है ना, ऐसे ही कुछ है 9 है ना, 11 से लेकर 97 99, और इधर है 2 4 6 8 10 से लेकर 100 तक, 50 50 नंबर है। ये बात बहुत क्लियर रखो, सबकी मैपिंग सबके साथ एक एक बार ही होगी, क्योंकि 1 1 रखना है और ऑन टू रखना है, सारे कवर भी करने हैं भाई, तो इक्विलिटी वाली कोई बात नहीं है, समझ रहे हो, क्योंकि अगर आपने एफ ऑफ 3 और एफ ऑफ 9 बराबर कर दिया तो फिर 2 पे वैल्यू सेम कर दी ना, तो कोई एक एलिमेंट तो इधर से मिस होगा ना, फिर तो मिस होगा तो फिर वो इंटू हो जाएगा, इंटू हो जाएगा तो बाइजेक्टिव नहीं होगा, तो आपको बाइजेक्टिव रखना है ना, तो इसका मतलब इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि भाई ये नहीं है, ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है इक्विलिटी वाली, सिर्फ ये बात है कि एफ ऑफ 3 एफ ऑफ 9 एफ ऑफ 15 से लेकर एफ ऑफ 99 ये सारे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वाली बात ही है, कोई भी इनमें से बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि बराबर हुआ तो इंटू होगा तो बाइजेक्टिव नहीं होगा, फिर ये समझने वाली बात है। अब मैंने कहा ये कितने एलिमेंट है भाई, 17 एलिमेंट है, आपने पहले गिन के रखे होंगे, मैंने कहा ये जो 17 एलिमेंट है ना, सबसे पहले एक काम करो, इनको मार्क कीजिए 3 9 और ऐसे करके सबको मार्क कर दिया मैंने, इनकी मैपिंग पहले करो यार। तो इधर कितने एलिमेंट है 50, मैंने कहा 50 में से 17 एलिमेंट सेलेक्ट करो, आपने कर लिया, आपने कहा जोक करना कर दिया मैंने, आपने यूं बोला सर मैंने ना इसको सेलेक्ट किया है, इसको सेलेक्ट किया है, इसको सेलेक्ट किया है, ऐसे कुछ कुछ करके 17 एलिमेंट टिक कर रखे आपने। मैंने कहा ओके कर लिए सेलेक्ट, सर आपने कहा आप मैपिंग करो, भाई मैपिंग करेंगे ना तो मेरे को ये ध्यान रखना है कि एफ ऑफ 3 की मैपिंग उसी नंबर से होगी उन 17 में जो सबसे बड़ा है, विच इज 100, तो पक्का है कि ये सबसे बड़ा नंबर इससे मैप होगा। फिर 9 का मैपिंग किससे होगा, जो इससे छोटा है, जो आपने उन 17 में सेलेक्ट किया है, तो ऑर्डर तो फिक्स है भाई, जो सबसे बड़ा नंबर है वो एफ ऑफ 3 पे जाएगा, जो उससे छोटा है वो एफ ऑफ 9 पे जाएगा, फिर उससे छोटा है वो एफ ऑफ 15 पे जाएगा, उससे छोटा है वो 21 पे जाएगा, जो सबसे छोटा है वो जाएगा एफ ऑफ 99 पर। समझ गए बात को, है ना, यानी कि राइट नाउ वो 6 है। तो भाई मैपिंग करने का तरीका तो एक ही है, सबसे बड़ा नंबर एफ ऑफ 3 पे, सबसे छोटा नंबर एफ ऑफ 99 पे, और ऑर्डर फॉलो करो। ठीक है जी, बढ़िया, इन 17 का काम हो गया। अब कितने बचे 33 एलिमेंट्स, उनकी मैपिंग करनी है, उनके लिए अवेलेबल ऑप्शन कितने हैं 33,
सबका सबसे मैप करवाना ही है, सबका एक एक से मैप होगा। तो 33 को 33 जगह जमाना है तो 33 फैक्टोरियल, ये अपना आंसर है। समझ गए बात को? क्लियर है बात, है ना? इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, आई थिंक ये आएगा 50 फैक्टोरियल 17 फैक्टोरियल 33 फैक्टोरियल इंटू 33 फैक्टोरियल, ये गया तो 50 फैक्टोरियल बाय 17 फैक्टोरियल विच इज 50p33 n अपॉन n माइनस आर है ना, 50p33 ये रहा। समझ गए बात को? अच्छा सवाल है। इक्वलिटी साइन कंसिडर नहीं होगा, ये आपको समझना पड़ता है सबसे पहले इसमें, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। लेट बॉक्स x डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। पढ़ना पड़ता है इसको, स्मॉलेस्ट आ गया था। देन द वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू आर सेटिस्फाइंग दिस, है ना? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी होती है कि उससे आप इंटीजर बाहर निकाल सकते हो। तो मेरे को यहाँ पर इंटीजर दिखा और मैंने इंटीजर तुरंत बाहर निकाल लिया। फिर मैंने थोड़ा कम लिखना पड़े तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को e की पावर x को t भी बोल दिया। तो ये क्या लिखा है, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो t प्लस 2 टी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू आ रही है -2 और t की वैल्यू आ रही है 1। अब क्योंकि e की पावर x का ग्रेटेस्ट इंटीजर है, e की पावर x हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ e की पावर x भी हमेशा पॉजिटिव होगा। तो -2 वाली बात तो बहुत ही मतलब वाहियात बात है। क्या है -2 कैसे हो सकता है, हटाओ। अब अगर ये 1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है, समझना ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है तो ये नंबर जो है 1 से 2 के बीच में होना चाहिए। और अगर x की वैल्यू की बात करोगे तो log ले लेना दोनों तरफ, log 1 0 log 2 बेसी ओबीसी बात है, ठीक है? तो 0 से लेकर log 2 ये अपना आंसर है। समझ गए होंगे बात को? डन है ना? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। द सम ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन रूट एक्स माइनस 2 का मोड प्लस रूट एक्स माइनस 4 प्लस 2 एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए होगा, क्योंकि रूट एक्स दे रखा है। इसको सोल्व करना है बेसिकली। तो मैंने कहा एक काम करो, थोड़ा सा अपन जो है इसको तो अभी रन देते हैं, देखते हैं। मैंने मल्टीप्लाई किया है इसको, तो ये है एक्स माइनस 4 रूट एक्स, है ना, और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। भाई मैं इसको देख रहा हूँ और इसको भी देख रहा हूँ मैं, तो मेरे को चमकता है कि इसके अगर स्क्वायर की बात की जाए अपने मन में तो a स्क्वायर जो कि x होगा, b स्क्वायर जो कि 4 होगा, और 2ab जो कि 4 रूट एक्स होगा। ये रहा 4 रूट एक्स, ये रहा x, और 4 चाहिए ना, 4 तो मैं बना दूंगा। मतलब इसका होल स्क्वायर आई कैन इजीली क्रिएट, नॉट इश्यू। कर देते फिर। देखो इससे फायदा क्या होगा अभी देखना, अब मोड से भी थोड़ा बचोगे। भाई ये है x माइनस 4 रूट एक्स प्लस 4 माइनस 2। तो भाई ये है रूट एक्स माइनस 2 और ये है रूट एक्स माइनस 2 का स्क्वायर एंड माइनस 2। भाई आप चाहो तो जो स्क्वायर है उसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो कि वो मोड का स्क्वायर है, हाँ? और अब आप इसको t बोल दो, तो ये क्या है फिर t प्लस टी स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, राइट? तो ये है t प्लस 2 टी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। t की वैल्यू -2 या फिर t की वैल्यू कितनी 1। भाई -2 नहीं हो पाएगा, 1 ही होगा। -2 क्यों नहीं हो पाएगा, मोड है t, मोड कैसे नेगेटिव हो सकता है, हाँ? तो t की वैल्यू जो कि रूट एक्स माइनस 2 का मोड है वो 1 है, तो रूट एक्स माइनस 2 जो है 1 होना चाहिए, या फिर रूट एक्स माइनस 2 जो है -1 होना चाहिए। तो रूट एक्स की वैल्यू 3 आ रही है और रूट एक्स की वैल्यू 1 आ रही है, एक्स की वैल्यू 9 आ रही है और एक्स की वैल्यू 1 आ रही है, दो वैल्यूज है। सवाल क्या पूछा है, द सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस, सो आई थिंक द सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशन इज 9 + 1 विच इज 10। ठीक है भाई, डन। आगे बढ़ते हैं। चलिए जी अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है द सेट ऑफ ऑल ए बिलोंग्स टू आर फॉर विच द इक्वेशन x इंटू मोड एक्स माइनस 1 प्लस मोड ऑफ x प्लस 2 प्लस a इक्वल्स टू 0 हैज एग्जैक्टली 1 रियल रूट। उस इक्वेशन का एक ही रूट आना चाहिए, है ना। देखो ऐसे क्वेश्चन अपन ग्राफ से करते हैं जनरली, और ग्राफ से ही करेंगे इसको। तो अपन इसको कैसे लिखा कि x इंटू
एक्स माइनस वन, ठीक है, प्लस एक्स प्लस टू का जो मोड है वो अपन ने माइनस ए के इक्वल कर रहा है, राइट। तो अपन इसका ग्राफ बनाएंगे और लाइन खींच के देखेंगे माइनस ए की किसको एक ही बार कट करनी चाहिए, तो कौन से रेंज ऑफ वैल्यूज के लिए है ए के लिए, वही अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अपन इसका ग्राफ बनाते हैं। तो भाई अपन ने क्या किया, इसको मान लिया है कि ये एफ ऑफ एक्स है ना, जो कि है एक्स इंटू मोड एक्स माइनस वन प्लस मोड ऑफ एक्स प्लस टू। तो इसमें अपन मोड को डिफाइन करते हैं, ठीक है भाई। तो आई थिंक सबसे पहला क्रिटिकल पॉइंट माइनस टू ही आएगा। तो अपन ने लिया कि x की वैल्यू जो है माइनस टू से कम है, ठीक है। माइनस टू से कम है तो आई थिंक दोनों ही नेगेटिव में खुलेंगे। अब दोनों ही मोड नेगेटिव में खुलेंगे तो माइनस ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस वन एंड माइनस ऑफ एक्स प्लस टू, ठीक है। फिर x की वैल्यू माइनस टू से लेकर वन। भाई अगर माइनस टू से वन रखा है तो माइनस टू से आगे बढ़ गया तो ये तो पॉजिटिव आएगा पर ये नेगेटिव ही आएगा। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस वन, है ना, प्लस एक्स प्लस टू, ठीक है। अच्छा, फिर बात करते हैं हम अपन x की उन वैल्यूज़ के लिए जो वन से ज़्यादा है। तो x की वैल्यू अगर वन से ज़्यादा है तो x इंटू एक्स माइनस वन, है ना, प्लस एक्स प्लस टू, ये अपना एफ ऑफ एक्स है। थोड़ा इसको ढंग से लिखना अगर चाहें अपन तो भाई थोड़ा सा मल्टीप्लाई वगैरह करके देख लेते हैं। तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस एक्स ये तो गया, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू, ठीक है। इसमें बात करेंगे दिया आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस एक्स, तो प्लस टू एक्स प्लस टू, और आखिरी में एक्स स्क्वायर प्लस टू, ठीक है। अच्छा, x लेस देन माइनस टू, एक्स की वैल्यू माइनस टू से वन और x की वैल्यू वन से ज़्यादा, ये अपना एफ ऑफ एक्स है। ओके, इसका ग्राफ बना देते हैं एंड लेट्स सी कि वो माइनस ए वाली लाइन जो है इसको कितनी बार कट कर रही है ना, ठीक है। तो देखो ग्राफ अपने को किसका बनाना, क्वाड्रेटिक टाइप फंक्शन है ना, तो चलो यही बना लेते हैं। तो ये अपने एक्स वाई एक्सिस डेफिनेशन कहाँ चेंज हो रही वो देख लेते हैं, माइनस टू और इधर है वन, है ना। तो माइनस टू से कम वैल्यू पे डाउनवर्ड पैराबोला है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू पे वैल्यू कितनी आ रही, चार और दो छः, माइनस सिक्स, और वर्टेक्स जीरो पे आएगा ना इसका। भाई ये ऐसा कुछ पैराबोला है ना, यहाँ से टर्न होके जा रहा है और जहाँ पे अपन ने इसको होल्ड किया है, जहाँ पे रोक के रखा है, वहाँ पर वैल्यू इसकी माइनस सिक्स है। ओके, कंटिन्यूस तो यही है क्योंकि मोड हमेशा कंटिन्यूस होता है तो कोई खास दिक्कत नहीं होगी। माइनस टू से ये स्टार्ट करना है, देखिए वन तक ले जाना है। तो पहले इसका है ना वर्टेक्स देख लेते हैं, माइनस टू एक्स प्लस टू, वन पे आ रहा है वर्टेक्स, वन इसका बाउंड्री पॉइंट ही है तो ठीक है, बढ़िया है। तो वन पे वैल्यू देख लो बस आप, दो और दो चार, चार माइनस एक तीन, है ना, और वाई एक्सिस को ये ऊपर ही कट करेगा क्योंकि जीरो पुट करने पे टू आ रहा है। तो यहाँ से कुछ अपन मतलब ऐसा पैराबोला ले लेते हैं और ये यहीं से टर्न कर रहा होगा, ठीक है। और वन के बाद वापस अपवर्ड पैराबोला है तो वो एक्स स्क्वायर प्लस टू कुछ ऐसे जा रहा था तो ऐसा आ जाएगा। और ये जो क्रॉस ओवर वन पे हो रहा है वहाँ पे वैल्यू उसकी तीन है। अब ये बोल रहे हैं कि माइनस ए वाली जो लाइन है वो इसको एक बार ही कट करनी चाहिए। भाई कहीं पे भी खींच लो लाइन, क्योंकि पैराबोला टर्न आपने होने नहीं दिया, कहीं वर्टेक्स है ही नहीं किसी भी डोमेन में, तो कहीं पर भी खींचो आप लाइन माइनस ए वाली, आई थिंक वो जो लाइन है वो इसको हमेशा हमेशा एक बार कट करेगी, है ना। तो आंसर हो जाएगा ए बिलोंग्स टू आर। कहीं पे भी खींचो, हर जगह कोई ना कोई अपना ग्राफ है ना। चलिए जी अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस जीरो माइनस वन एंड टू, और एफ ऑफ एन प्लस वन जो है वो है एफ ऑफ एन ऑफ एक्स फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। तो एफ ऑफ सिक्स एंड एफ ऑफ सेवन निकालना है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं, जब आपको ये एफ ऑफ एक्स बहुत बार निकालने को बोलते हैं, तो समथिंग लाइक मैट्रिक्स में भी आपको एक मैट्रिक्स दे के ए क्यूब, ए की पावर फोर, इवन ए की पावर एन भी पूछते हैं, तो आप जो है जनरल पैटर्न के बारे में सोचते हो। सेम फंडा इसमें भी है। तो आपने वो क्या है भाई कि जैसे इसमें मैंने आपको सोचा कि यार एन को वन पुट करता हूँ मैं, है ना। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो एफ टू है ना, वो क्या है एफ ऑफ वन ऑफ एक्स विच इज बेसिकली एफ ऑफ एक्स, राइट। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहीं लिख लेता हूँ, सीधा सीक्वेंस में ही चलते हैं, ठीक है। तो जो एफ टू है वो है
एफ ऑफ वन ऑफ एक्स, ठीक है ना। अच्छा, मतलब जो f1 है वो यही हो जाएगा अपना, है ना। तो जो एफ ऑफ एक्स है भाई वो आ जाएगा x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू, ठीक है। और अगर इसको अपन कैलकुलेट करने लगे तो भाई ये क्या आएगा कि x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, गलत लिखा थोड़ा सा, ठीक है, और माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस वन। समझ गया बात को। x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का फंडा फॉलो करना है भाई। ये क्या आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा कि भाई x माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन और x माइनस वन प्लस एक्स प्लस वन, तो ये आ रहा है माइनस टू अपॉन टू एक्स विच इज माइनस वन बाय एक्स। f2 जो है वो माइनस वन बाई एक्स आ रहा है, ठीक है। विल गो फॉर f3, है ना। तो भाई f3 जो है वो आप टू पुट करेंगे तो वो क्या आएगा, f ऑफ टू ऑफ x। तो f ऑफ टू ऑफ x क्या आया है, माइनस वन बाय एक्स, ठीक है। अब आप जो है एक तरीके से ये जो f ऑफ टू है ना, उसकी वैल्यू आप पुट कर चुके हो ना। अब ये वैल्यू आपको फंक्शन में पुट करनी है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वन बाय एक्स माइनस वन अपॉन माइनस वन बाय एक्स प्लस वन। समझ गए बात को, ठीक है। तो ये आएगा माइनस वन माइनस एक्स अपॉन माइनस वन प्लस एक्स विच इज एक्स प्लस वन अपॉन वन माइनस एक्स। थोड़ा अच्छे से लिख दिया इसको भाई। मैं इस उम्मीद में एफ ऑफ टू या F2 या F3 या F4 निकाल रहा हूँ कि कुछ मेरे को पैटर्न दिखे, पर अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है ना। तो मेरे को आगे जाना पड़ेगा, है ना। तो F4 निकाला। अब F4 क्या होगा, एफ ऑफ थ्री एक्स, राइट। आप n की वैल्यू 3 पुट कर दे, क्लियर है बात, है ना। तो भाई ये आ जाएगा एफ ऑफ थ्री कितना आया, x प्लस वन अपॉन वन माइनस एक्स, ठीक है। इसको अपने को फंक्शन में पुट करना है, तो ये क्या आएगा, x प्लस वन अपॉन वन माइनस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वन माइनस एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, ठीक बात। तो भाई ये क्या आ जाएगा, x प्लस वन माइनस वन प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस वन माइनस एक्स विच इज टू एक्स अपॉन टू विच इज एक्स। बस ये सही हो गया भाई। अगर F4 जो है अपना x आ गया, तो अब सोचिए F5 है ना, तो F5 क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स ही आ जाएगा, वापस गिनती ऊपर से आ जाएगी। और F6 वापस अपना एफ ऑफ टू आ जाएगा, मतलब ये 4 की फ्रीक्वेंसी पे रिपीट करेगा कि भाई जैसे ये F1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अब 5 निकालोगे तो वापस वहीं आ जाएंगे, 6 7 8 एंड इट गोज ऑन लाइक दैट। तो आपने क्या पूछा है, F6 है ना ऑफ x क्या होगा, पहले वो कैलकुलेट बता देता हूँ मैं आपको उसकी कैलकुलेशन। भाई 1 2 3 4 5 वापस वो, और 6 पे ये आ रहा है, ये कितना है, माइनस वन बाई एक्स। और अगर F7 की बात करो, है ना, तो 7 कितना आएगा, x प्लस वन अपॉन वन माइनस एक्स। ये बात समझ में आ गई सबको, है ना। और अब अपन जो है इनमें वैल्यूज पुट कर देते हैं 6 और 7। तो F6 ऑफ 6 प्लस F7 ऑफ 7 इज इक्वल टू माइनस वन बाई सिक्स, और 7 इसमें पुट करेंगे तो 8 अपॉन वन माइनस 7, तो माइनस वन बाई सिक्स माइनस 8 बाई सिक्स विच इज माइनस 9 बाई सिक्स विच इज माइनस 3 बाई 2, राइट, माइनस 3 बाई 2 अपना ये रहा। तो ठीक है, थोड़ा पैटर्न के लिए आपको आगे जाना पड़ सकता है ना भाई। इसमें आपको हायर भी पूछ सकते थे, है ना, एफ ऑफ 2020 ऐसा कुछ भी। तो आपको पता है वो 4 की साइकिल पे कहाँ सेट होगा, वैसे देख के कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल फंक्शनल इक्वेशन का सवाल है, देखते ही लग रहा है। 5 एफ ऑफ एक्स प्लस 4 एफ ऑफ वन बाई एक्स इज इक्वल टू वन बाई एक्स प्लस 3। भाई मैंने क्या किया, इसी रिलेशन को एक बार वापस लिखा इधर कि 5 एफ ऑफ एक्स प्लस 4 एफ ऑफ वन बाई एक्स इज इक्वल टू वन बाय एक्स, है ना, प्लस 3। आपको पता है इसमें x की जगह वन बाय एक्स करके अपन दूसरा रिलेशन लिखते हैं, आपको याद होगा ये चीज़ तो, है ना। x की जगह वन बाय एक्स अगर करेंगे तो यहाँ आएगा 5 एफ ऑफ वन बाय एक्स प्लस 4 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे वन बाय एक्स करेंगे तो x प्लस 3। दो रिलेशन बन गए अपने पास, दो इक्वेशन बन गई। मतलब इससे अपने को एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट करने का है, तो अपन क्या करने वाले हैं, ये जो पहली इक्वेशन है इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 से,
और ये जो दूसरी इक्वेशन है उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 से, 5 इंटू 4 20, 4 इंटू 5 20 और माइनस कर देते हैं ताकि एफ ऑफ 1/x वाली टर्म हट जाए, है ना। तो अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 5 एफ ऑफ एक्स 25 एफ ऑफ एक्स माइनस 16 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, भाई ये आ जाएगा 5/x प्लस 15 माइनस 4x माइनस 12, चार चीज़ को ही मल्टीप्लाई करना है। सो जो एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, वो क्या हो गया 1/9, ठीक है, 5/x माइनस 4x प्लस 3, ये अपना एफ ऑफ एक्स, ठीक है जी, है ना। अब अपने को कैलकुलेट करना है कि 18 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स फ्रॉम 1 to 2, तो अपने लिखा 18 टाइम्स 1 to 2 एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन, तो ये आ जाएगा 18 टाइम्स भाई 1/9, है ना, 1 से 2 और एफ ऑफ एक्स 5/x माइनस 4x प्लस 3, ये कैलकुलेशन करनी है भाई। आई थिंक ये कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे आएगा 5 log x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x, और इसमें लिमिट पुट करनी है 1 to 2, समझ गए बात को, ठीक है। अब 1 से 2 पुट करेंगे, 5 log 2 नहीं आएगा, सॉरी log x, ठीक है, एक्चुअली वो log 2 ही हो जाएगा, log 2 माइनस log 1, तो भाई 2 तो बाहर रहने देते हैं अपन, और 5 टाइम्स log 2 और इसमें 4 माइनस 1 3, तो ये 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 माइनस 1 विच इज़ 1, ये आंसर भी है ना। थोड़ा कैलकुलेशन देख लेते हैं, ये आ जाएगा 10 टाइम्स log 2, ठीक है, 10 टाइम्स log 2 और माइनस 6 प्लस 3 माइनस 3 एंड इंटू 2 तो माइनस 6, ठीक है। 10 log 2 माइनस 6 कहाँ है, ये रहा 10 log 2 माइनस 6। तो सीधा साधा सवाल है, फंक्शनल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शन में, है ना। इसमें जो आखिरी में 4 फंक्शन लिखवाते हैं, है ना, वो भी अपने को याद रखने हैं, उसके ऊपर भी सीधे सवाल आते हैं, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। लेट एफ आर से लेकर आर में से 0 to 1 टू आर बी अ फंक्शन सच दैट एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ 1 माइनस एक्स 1/1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, और अपने को एफ ऑफ 2 निकालना है ना। वैल्यू निकालनी है तो अपन ये ट्राई करते हैं कि वैल्यू कुछ सुटेबल वैल्यूज ऑफ एक्स पुट करके आ जाए, पहले ट्राई करते हैं, और अगर नहीं होगा तो फिर कुछ जनरल भी सोच सकते हैं, पर जनरल ज़्यादा सोचने की जरूरत लगती नहीं है मेरे को इसमें, क्योंकि एफ ऑफ 2 ही निकालना है। तो सबसे ऑब्वियस क्या है कि बच्चा इसको एफ ऑफ 2 निकालना तो 2 ही पुट करेगा। अब 2 पुट करेगा तो देखो क्या है कि 2 पुट कर दिया अपन ने, तो यहाँ पे क्या आ गया एफ ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 3, ठीक है जी। अब आप निकालने चले एफ ऑफ 2 और मुसीबत सामने आई एफ ऑफ माइनस 1 की, क्या एफ ऑफ माइनस 1 चाहिए उसके लिए, तो एफ ऑफ माइनस 1 भी यहीं से आएगा, और कहाँ से आएगा, तो आप एक्स की जगह क्या पुट कर दोगे, -1 पुट कर दोगे। अब अगर -1 पुट करते हो तो -1 एफ ऑफ -1 और 1 माइनस ऑफ -1 ये आपका हाफ हो जाएगा, और -1 इधर पुट करते हो 0। अब जनरली क्या होता है कि आप 2 को चेस कर रहे हो, आपको रास्ते में -1 मिला, आपने -1 पुट कर दिया, तो जो सेकंड इक्वेशन बनती है उसमें एक तो एफ ऑफ -1 बनता है और दूसरा एफ ऑफ 2 ही बन जाता है जनरली, और आप इन दोनों में कुछ करके सोल्व कर लेते हो। बट वो केस यहाँ पर नहीं है। आप 2 को चेस कर रहे थे, आपको -1 मिला, आप -1 को चेस करने लगे, आपको हाफ मिला। अब दिमाग में क्या आता है कि यार जैसे -1 के लिए आपने -1 पुट किया, वैसे आप हाफ के लिए अब हाफ पुट कर दो। तो किस्मत इतनी अच्छी है कि हाफ यहाँ आएगा और हाफ वहाँ पुट करेंगे, तो यहाँ पे हाफ है, 1 माइनस हाफ ही होता है, और हाफ में 2 ऊपर चला जाएगा तो वो एफ ऑफ 2 आ जाएगा, और हाफ उधर पुट करोगे तो वो 3/2 हो जाएगा। ये जो है x को 2 पुट करने से आया है, ये -1 पुट करने से आया है, और ये हाफ पुट करने से आया है। भाई यहाँ से अपन सबसे पहले इस हाफ को हटाते हैं, तो एफ ऑफ हाफ जो है वो है माइनस एफ ऑफ -1, और माइनस एफ ऑफ -1 अपन यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये वाली इक्वेशन जो है ऐसी बन जाएगी, और फिर 1 और आप इसको भले 2 बोल दो, अपन मेरे हिसाब से ऐड कर देते हैं दोनों को। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो ये और ये गया, एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 2 कितना हो जाएगा, 2 एफ ऑफ 2 इज 3 प्लस 3/2, समझ गए, 9 and 3 और 6 and 3 9, 9/2 और 2 इधर से और आ जाएगा 9/4, ठीक है। तो जो अपने को क्लास में सिखाते हैं 2 स्टेप प्रोसीजर, वो इसमें एक स्टेप बढ़ गई है,
है ना, कि हाफ के लिए आपको और थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। और अगर ये यहाँ खत्म नहीं होता, कोई नई वैल्यू प्रोड्यूस होती, तो शायद मैं वो वैल्यू वापस पुट करके आगे कर रहा होता, हो सकता है ऐसा, है ना। ठीक है, तो 9/4 जो है वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़े आगे, अगला सवाल। कंसिडर द फंक्शन f n/r है, और f(1 + 2 f(2 + 3 f(3 + x f(x) इज x × x + 1 f(x). ठीक है, f(1) 1 है, आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये वैल्यू जो है अपने को पैटर्न ऑब्जर्व करके ही समझ आएगी कि चलो f(1) दे रखा है, लेट्स गेट f(2), लेट्स गेट f(3), लेट्स गेट f(4) एंड लेट्स सी कि क्या पैटर्न है, सो दैट वी कैन कमेंट ऑन f(2022) एंड f(2028). ठीक है, तो भाई मैंने क्या किया, इसमें 2 पुट कर दिया इस रिलेशन में, तो 2 पुट किया तो ये 2 तक ही जाएगा, है ना, और वहां पे 2 पुट करेंगे उस साइड भी, तो ये आएगा 2 × 3 × f(2). तो यहाँ से मेरे को एक चमकता है 6 and 2, तो 6 - 2 4, तो 4 f(2) है। ठीक है, तो यहाँ से जो f(2) की वैल्यू आ रही है वो है f(1/4), विच मीन्स कि जो f(2) है वो है 1/4, क्योंकि f(1) 1 है। ठीक है, सो मेरे को f(1) दिया था, मैंने f(2) निकाल दिया। अब मैं इसी रिलेशन को 3 तक लिखूंगा, सो दैट आई गेट f(3), है ना। तो भाई ये 3 टाइम्स तक लिख दिया इसको, 3 टाइम्स f(3), और उधर भी 3 पुट करेंगे तो वो आएगा 3 × 4 × f(3). मतलब उस इक्वेशन में एक बार 2 ट्रीट किया x को, एक बार 3, एक बार 4, ऐसे करके चल रहे हैं। ओके, भाई क्या पता है, तो देखिए ये कितना है, 12 - 3 9 है ना। तो f(1) 2 टाइम्स f(2) भाई कितना आया, 1/4 आया। ठीक है ना, ये 12 है, 12 - 3 कितना हो गया, 9 f(3). तो यहाँ से मेरे हिसाब से जो f(3) आएगा, देखिए ये कितना है, 1 है, 1 and हाफ ही है, 3/2 और 9, तो 1/6 आ गया, समझ गया ना, 3/2 और 9, तो हाँ 1/6 ही आ रहा है। चलिए, तो यहाँ से f(3) 1/6 आ गया। देखिए, 2 वैल्यू को देखकर अपन पैटर्न पे ज़्यादा कमेंट करेंगे नहीं, कम से कम 3 पता हो, है ना। सो आई विल गो फॉर 1 मोर, है ना, वैल्यू f(4), तो 2 f(2), 3 f(3) एंड 4 f(4) इज इक्वल टू 4 पुट किया तो 4 × 5 × f(4). ठीक है जी, वैल्यू पुट करते हुए चलते हैं। f(1) 1 है ना, f(2) 1/4 है, और f(3) 1/6 है, और 20 - 4 16, तो 16 f(4) है। यहाँ से जो f(4) आ रहा है वो आएगा 1 and हाफ, है ना, 3/2, और ये भी हाफ ही, हाफ 1 1 and 1 2 and 2/16 1/8। अब बहुत क्लियर है, बहुत सीधा दिख रहा है कि भाई f(2) 1/4 है, f(3) 1/6 है, f(4) 1/8 है, इसका डबल नीचे हो रहा दिख रहा है, 2r टाइप्स। तो ये क्या होने वाला है, तो भाई मतलब इसकी वैल्यू बता रहा हूँ मैं, है ना, इसकी वैल्यू होगी 1 इसी का डबल लिख दो, 4044, और इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 डबल लिख दो इसका, 4056। तो ये उछल के ऊपर जाएंगे, तो अपना आंसर है 4044 + 4056 विच इज 8100। ये है ना, ठीक है। तो वही ठीक है, पर पैटर्न के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए अपने को, कम से कम 3 टर्म पता हो, सीक्वेंस सीरीज में भी पढ़ाते हैं, है ना। किसी भी पैटर्न को जज करने के लिए 3 टर्म पता हो, 2 से ज़्यादा हवा में बातें ना करें, हो सकता है आप पैटर्न गलत पिक कर ले 2 से, तो है ना। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। लेट f(r - 3 to r - 1) बी ए फंक्शन डिफाइंड बाय x - 2 / x - 3, एक फंक्शन है, और r to r एक और फंक्शन है g, जो कि 2x - 3 है। द सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच f इनवर्स प्लस g इनवर्स इज 13/2। यार f इनवर्स प्लस g इनवर्स अगर 13/2 है, सो विल गेट f इनवर्स, विल गेट g इनवर्स, और ऐड करके देखते हैं, है ना। ओके, तो इनवर्स कैसे निकालते हैं, तो भाई ये जो f(x) है ना, वो मैंने y करके लिख दिया, y इक्वल टू, इनवर्स निकालने के लिए x y इंटरचेंज कर दो, पहले कर दो बाद में कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, एंड लेट्स गेट वैल्यू ऑफ y। तो ये आ जाएगा xy - 3x इज इक्वल टू y - 2, और xy - y इज इक्वल टू 3x - 2
और जो y की वैल्यू है वो है 3x माइनस टू अपॉन x माइनस वन, यही अपना f इनवर्स ऑफ x है। ओके भाई ये जो g ऑफ x है ना, वो है 2x माइनस थ्री, मैंने इसको भी ऐसे लिखा y इक्वल टू 2x माइनस थ्री, और एक्स वाई को इंटरचेंज, इसे तो सीधा ही कर सकते हैं बट ठीक है। यहाँ से जो y की वैल्यू आ रही है वो है x प्लस थ्री बाय टू, तो ये जो y है वो यहाँ पर अपने g इनवर्स का काम करेगा। सो वी गॉट f इनवर्स, वी गॉट g इनवर्स। और अब अपना क्वेश्चन है कि f इनवर्स प्लस g इनवर्स, तो भाई 3x माइनस टू अपॉन x माइनस वन प्लस x प्लस थ्री बाई टू इज इक्वल टू 13 बाय टू, ये सोल्व करना है। ठीक है, तो ये 2, तो 6x माइनस फोर x प्लस थ्री x माइनस वन अपॉन 2x माइनस वन इज इक्वल टू 13 बाई टू। ठीक है ना, तो भाई ये आ जाएगा 6x माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस थ्री इज इक्वल टू 13x माइनस थर्टीन, भाई एक्स स्क्वायर 8 और 13 तो 5x, और ये कितना आ रहा है 13 माइनस सेवन तो 6, ये क्वाड्रेटिक है भाई। भाई दिख गया है तो, हाँ रूट 2 और 3 आ रहे हैं, और क्या सम ऑफ ऑल वैल्यूज तो 5 हो गया। ठीक है, मतलब ठीक है भाई, इनवर्स इनवर्स निकालना है, छोटा मोटा कैलकुलेशन है, कर लेंगे, है ना। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल है लेट बॉक्स x डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू a। हाँ ठीक है, बॉक्स अल्फा a कुछ भी पढ़ो। देन रूट वन रूट टू रूट थ्री से लेकर रूट 120। ओके देखिए पैटर्न है ना, तो रूट वन रूट टू रूट थ्री रूट फोर रूट फाइव रूट सिक्स, थोड़ा लिखता हूँ मैं ताकि आपको है ना कुछ पैटर्न समझ आए। रूट नाइन और से लेकर ये जा रहा है रूट ऑफ 120, भाई इनकी वैल्यू बतानी है। तो भाई मैं तो है ना मतलब इसको एस बोल रहा हूँ, और आप समझना एस क्या है। भाई रूट वन क्या होगा, वन ही होगा। ठीक है, तो रूट टू भी वन ही होता 1.41 है ना, तो अगला वाला वैल्यू भी वन ही है। रूट थ्री 1.73 तो ये भी वन ही है। रूट फोर टू हो जाता है, जो परफेक्ट स्क्वायर आता है वहाँ पे चेंज हो रहा है, दिखता है मेरे को कि 4 परफेक्ट स्क्वायर था उसका 2 होता है, तो वहाँ पे अपना इंटीजर बदल रहा है। तो फिर ये सारे 2 आएंगे, ये भी 2 आता जाएगा, और अपन वेट कर रहे हैं 3, तो 3 कब आएगा वो समझता है अपने को कि वो 9 आएगा तब आएगा 3, फिर 3 तक आता रहेगा, और अपन 4 का वेट करेंगे, और 4 कहाँ आएगा तो वो 16 पे आएगा, है ना। जहाँ पर अपने रूट 16 रहा होगा वहाँ से 4 आना शुरू होगा। तो पॉइंट ये है कि 1 कितनी बार आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है, 3 कितनी बार आ रहा है, 4 कितनी बार आ रहा है, राइट, यही पॉइंट है। भाई मैंने ये देखा कि ये जो है वो 3 बार आ रहा है, और ये जो है वो 5 बार आ रहा है, 3 भी गिन लेते हैं। तो ये कहाँ से स्टार्ट, 9 से, 9 10 11 12 13 14 15 16 पे 4 हो रहा है, 7 बार आ रहा है। फिर ऑब्वियस ही बात है ये 9 बार आएगा, 16 से लेके 24 तक, 25 पे 5 हो जाएगा, चलता ही जाएगा ऐसे। एंड कहाँ हो रहा है भाई, इसके बाद आता है रूट 121, वो तो 11 है, वहां पे इंटीजर भी स्विच होगा, तो बहुत सही जगह एंड किया है, मानते हो बात ये। 121 पे 11 होता है, 11 वहां से आना स्टार्ट होगा, यानी यहाँ पे एक परफेक्ट एंडिंग हो रही है 10 की। ठीक है, ये 4 यहाँ तक आ रहा होगा, फिर ऐसे कर करके लास्ट में 10 भी आ रहा होगा, और वो कितनी बार आएगा ये आप सोच पाएंगे। तो 10 कहाँ से स्टार्ट होगा सोच लो, 100 से स्टार्ट होगा, 100 से, राइट, 100 पे 10 हो जाएगा, और 120 तक 10 ही रहेगा, तो 100 से 120 ये 21 टाइम्स आ रहा होगा। सो आई थिंक नाउ पैटर्न इज वेरी क्लियर, है ना, कि भाई ये है सिग्मा 1 2 3 को जोड़ना है, यानी कि आर को जोड़ना है, पर ये जो आर है वो कितनी बार आ रहा है, 2r + 1 टाइम्स, जहाँ पर आर की वैल्यू 1 से 10 डाल दीजिए, सोच के देखो, ये r1 है, फिर r2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 10 होगा। अब 1 कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स, 2 कितनी बार आ रहा है, 5 टाइम्स, 3 कितनी बार आ रहा है, 7 टाइम्स, 4 कितनी बार आ रहा है, 9 टाइम्स, एंड 10 कितनी बार आ रहा है, 21 टाइम्स। पैटर्न आपको सीक्वेंस सीरीज से पिक करना पड़ेगा। ओके, अब इसका कैलकुलेशन, भाई ये तो सब जानते हैं अपन, है ना, कि ये है
2r² प्लस r का सिग्मा है, तो ये होगा 2, r इक्वल टू 1 to 10। आर स्क्वायर का सिग्मा क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 है ना, 2n प्लस 1 बाई 6, जहाँ पर n की वैल्यू 10 है भाई, है ना। और इसका होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2, तो 10 इंटू 10 प्लस 1 बाई 2। समझते हैं ये तो सीक्वेंस सीरीज में अपन ने अब तो बहुत कुछ किया है इसमें। तो भाई ये 3 और ये 7, तो ये है 10 11 और 7 प्लस ये है 5 इंटू 11, तो कितना हो गया भाई 77। तो 770 प्लस 55, तो ये आ जाएगा 5 एंड 7 5 12, 825 है ना। 825 जो है अपने इस क्वेश्चन का आंसर है। इजी था, एंडिंग बहुत अच्छी थी इसमें 121, बाकी ये भी गिनना पड़ता, मान लो 116 पे एंड कर देते फिर गिनना पड़ता है कि हाँ कितने क्या है, पर 121 से अपने को सपोर्ट मिल गया उसमें ना। ठीक है, बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। तो अगला सवाल है कि जो ए है सेट वो है 1 2 3 4 5, और जो सेट बी है वो है 1 2 3 4 5 एंड 6, एक और एडिशनल एलिमेंट है 6। नंबर ऑफ फंक्शन ए से बी में ताकि ये रिलेशन फॉलो हो। f(1) प्लस f(2) जो है वो है f(4) -1 के बराबर। देखो ऐसे क्वेश्चन आजकल ज़्यादा ही आ रहे हैं ना। नंबर ऑफ फंक्शन काउंट करना है और उसमें कुछ एक ट्विस्ट कि भाई ऐसा होना चाहिए। भाई जनरली क्या है, नंबर ऑफ वन फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, कुछ इस पे आते हैं, पर अब उसमें भी थोड़े कुछ इनोवेशंस हो रहे हैं, है ना। तो भाई देखो अपने पास जो सेट ए है ना, वो है 1 2 3 4 5 और ये है 1 2 3 4 5 6 है ना। 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये सेट ए से बी की ओर जाने का है ना। रिलेशन ये है यार, एक बात समझो, f(1) प्लस f(2) प्लस 1 जो है वो f(4) होना चाहिए। मैंने इसको ऐसे ट्रीट किया है। आपको नहीं लगता है कि f(1) प्लस f(2) प्लस 1 जो है वो f(4) के बराबर है, और f(4) की वैल्यू इनमें से कोई होगी ना, पक्की बात है। तो ये समझ आता है क्या कि ये जो है वो 6 से कम होगा। तो f(1) प्लस f(2) प्लस 1 भी जो है वो 6 से कम। आई होप इट इज़ क्लियर। तो अपन है ना ये सोच रहे हैं कि देखिए कंस्ट्रेंट तो 1 2 और 4 के ऊपर ही है, कंस्ट्रेंट तो 1 2 और 4 के ऊपर ही है। f(3) और f(5) पे तो कोई कंस्ट्रेंट ही नहीं है, तो उनके बारे में सोचना ही नहीं है। उनके लिए तो 6 ऑप्शन अवेलेबल है, कोई भी सेट कर लो आप, क्या दिक्कत है, हैं? तो मैंने कहा स्टार्ट करते हैं। अपन मानते हैं कि चलो f(1) की वैल्यू 1 है, विच इम्प्लाइज कि 1 ये है 1 ये है 2 और 2 उधर भेजेंगे तो f(2) की वैल्यू होगी लेस देन 4, विच मीन्स दैट कि f(2) जो है वो 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। क्या ये बात समझ में आती है? हाँ, अगर मैं f(1) को 2 मान लेता हूं तो इससे समझ आएगा कि 2 + 1 3 और 3 उधर जाएगा तो f(2) आएगा लेस देन 3, और अगर f(2) लेस देन 3 है तो f(2) जो है वो 1 2 3 में से कुछ भी हो सकता है, राइट। अब अगर मैं f(1) को 3 लेता हूं तो f(2) जो है वो होगा लेस देन 2, 3 + 1 4, 4 इधर गया। f(2) अगर लेस देन 2 है तो f(2) क्या क्या हो सकता है, 1 और 2। आई होप इट इज क्लियर। अगर f(1) जो है वो कितना है, 3 के बाद 4 आ गया है ना, तो f(2) जो है वो होना चाहिए 4 1 5 5 इधर लेस देन 1, तो f(2) जो है 1 ही हो सकता है। इससे आगे आप जा नहीं पाओगे, आपको भी समझ में आ गया होगा। अगर मैंने 5 कर दिया तो 5 और 1 6, 6 गया, तो f(2) जो है लेस देन 0 होना चाहिए, विच इज सिंपली नॉट पॉसिबल बिकॉज सेट बी बिलोंग्स टू 1 2 3 4 5 6, 0 उसमें है ही नहीं, 0 से कम एलिमेंट भी नहीं है, तो अब इससे आगे आप जा नहीं सकते। तो ये कितनी पॉसिबिलिटी आई है उसके बारे में बात करते हैं कि भाई 4 पॉसिबिलिटीज तो ये है ना। भाई एक f(1) तो फिक्स हो गया, उसके रेस्पेक्ट में f(2) की 4 पॉसिबिलिटी है, और क्या लगता है आपको f(4) की पॉसिबिलिटी भी फिक्स हो जाती है इससे। देखो मतलब ऐसा मत सोचना उसकी भी 4 पॉसिबिलिटी नहीं है,
ये बात समझने वाली है कि अगर एफ ऑफ वन वन है और आपने लेट से एफ ऑफ टू को वन ले लिया है, तो वन एंड वन टू प्लस वन थ्री, तो एफ ऑफ फोर फिक्स हो गया, थ्री ही है। तो एफ ऑफ फोर के लिए सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं है, वो तो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के पर्पज से बैलेंस हो जाएगा, उसके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, उसके पास सीधा एक ही ऑप्शन है कि जो एफ ऑफ वन प्लस एफ ऑफ टू प्लस वन है वही एफ ऑफ फोर है। ये बात समझनी पड़ेगी आपको, है ना। तो चार पॉसिबिलिटी ये है, अगले में तीन पॉसिबिलिटी एफ ऑफ टू की है, फिर इसकी दो पॉसिबिलिटी है और फिर इसकी एक पॉसिबिलिटी है। तो टोटल जो है वो कितने वेज हो गए, 10। ये किसके 10 वेज है, ये किसके रेस्पेक्ट में 10 वेज है, ये एफ ऑफ वन के, एफ ऑफ टू और एफ ऑफ फोर का टोटल काम हो चुका है, फिक्स हो गया भाई। इस रिलेशन को मैंने सेटिस्फाई कर दिया, इस रिलेशन को मैं 10 तरीके से फॉलो कर सकता हूँ। सो आई गॉट 10 वेज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिमेनिंग एलिमेंट्स विच आर 3 and 5। भाई 3 को तो आप किससे भी मैप करो ना, क्या फर्क पड़ता है मेरे को। तो 3 की मैपिंग के कितने तरीके, 6, और 5 की मैपिंग के भी कितने तरीके, 6। तो कितने वेज आ गए, 360 वेज। ठीक है, समझ में आया क्या। ये किसके लिए है, एफ ऑफ 3 के लिए है, ये किसके लिए है, एफ ऑफ 5 के लिए है। 360 वेज आ गए। आई होप इट इज क्लियर, है ना। तो क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, 360। ठीक है जी, डन है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। द नंबर ऑफ फंक्शन एफ फ्रॉम द सेट ए, जो ए से डिफाइंड है, जो कि एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9। भाई तो सीधे ही दिख गया मेरे हिसाब से कि x की वैल्यू 1 to 9 होनी चाहिए। ये तो हो गया अपना सेट ए, और इसमें भी नेचुरली है ना भाई। मैंने जो है आपको ये दिखा दिया है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, है ना। ये अपना सेट ए है। बी की बात करें तो बी क्या सेट है कि बी में हमेशा एन स्क्वायर टाइप एलिमेंट होने चाहिए, वेर एन इज नेचुरल नंबर, एन स्क्वायर टाइप एलिमेंट होने चाहिए उसमें ना। ठीक है, तो इसमें जितने भी एलिमेंट आएंगे वो होंगे एन स्क्वायर जैसे, जहां पर एन जो है वो नेचुरल नंबर है। ओके, और फंक्शन में कंस्ट्रेंट क्या है, तो कंस्ट्रेंट की बात करें तो जो एफ ऑफ एक्स है वो होना चाहिए x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 फॉर एवरी x दैट बिलोंग्स टू a। ठीक है जी, बिलोंग्स टू a में तो a में नो एलिमेंट है। अपन स्टार्ट करते हैं, एफ ऑफ 1 की बात करते हैं, फिर एफ ऑफ 2 की बात करेंगे, फिर एफ ऑफ 9 की बात भी करेंगे ऐसे ही। तो मैंने कहा एफ ऑफ 1 है, तो एफ ऑफ 1 जो है वो क्या हो गया, 1 माइनस 3 यानी कि -2, तो 4, 4 प्लस 1 कितना आ गया भाई, 5। मैं कह रहा हूँ एफ ऑफ 1 5 है, अरे इक्वल टू नहीं है, सॉरी भाई, क्षमा चाहता हूं मैं, लेस देन इक्वल टू है ये। ठीक है, तो एफ ऑफ 1 अगर पुट करते हैं इसमें 1, तो ये आ रहा है 5, है ना। एफ ऑफ 1 5 से कम है, तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या क्या हो सकती है उसके बारे में बात करनी है। एफ ऑफ 1 की वैल्यू 5 से कम है ना, अब समझना, 5 से कम तो ये तो बहुत सारी वैल्यू है 5 से कम, पर वैल्यू वो रखनी है जो एन स्क्वायर फॉर्म की हो। समझ रहे हैं बात को। तो एफ ऑफ 1 क्या हो सकता है पता है, 1 स्क्वायर या फिर 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर नहीं हो सकता क्योंकि वो 9 हो जाएगा। अच्छा, मैंने 2 पुट कर दिया, तो 2 पुट करेंगे तो ये कितना आ रहा है, लेस देन 2। अब भाई एफ ऑफ 2 लेस देन 2 ही होना चाहिए, तो एफ ऑफ 2 क्या हो सकता है, 1 स्क्वायर, क्योंकि 2 स्क्वायर नहीं कर सकते, वो 4 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। हाँ, अब बात करते हैं 3 पर, तो 3 माइनस 3 0, तो ये 1 से कम होना चाहिए। अब 1 से कम तो भाई एक ही चीज, 1 या 1 से कम, तो 1 ही हो सकता है। ठीक है ना। 4, भाई 4 पुट किया तो 4 माइनस 3 1, तो ये 2 आ रहा है ना। एफ ऑफ 4 लेस देन 2 होना चाहिए, तो 1 स्क्वायर ही हो सकता है। इसी प्रकार से अपन आगे बढ़ते हैं। 5, तो 4 प्लस 1 5, है ना। 5 तो भाई ये क्या हो सकता है, या तो 1 स्क्वायर या 2 स्क्वायर। समझ गए बात को, है ना। स्क्वायर पे रखना है अपने को दिमाग। एफ ऑफ 6 9 प्लस 1 10, ठीक है। एफ ऑफ 6 10 से कम है, तो क्या क्या हो सकता है, 1 स्क्वायर भी आ जाएगा, 2 स्क्वायर भी आ जाएगा, 3 स्क्वायर भी आ जाएगा। समझ गया, 9 तक जा सकता है, 3 स्क्वायर भी हो गया, 4 स्क्वायर 16 हो जाएगा। समझ गया बात को। अगर अपन 7 पुट करेंगे तो 16 प्लस 1 17, तो जो एफ ऑफ 7 है वो क्या हो सकता है,
1 square, 2 square, 3 square and 4 square. I hope it is clear. And if I talk about f of 8 and f of 9 as well, तो भाई f of 8 क्या हो जाएगा, 8 minus 3 5 का 25 plus 1 26, 9 का भी कर ही लेते हैं, 36 plus 1 37। तो आई थिंक इसमें अपन जो है 26 से कम तो 5 तक रख दें इसको, 25 तक चला जाएगा ये तो। और अगर 37 तो भाई ये आ जाएगा 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर। समझ गया बात को? ठीक है, तो टोटल फंक्शन काउंट करने तो सबके जो वेज है वो मल्टीप्लाई कर दो, तो जो टोटल वेज है वो क्या आएंगे भाई, इसके 2 तरीके, इसका एक तरीका, इसका एक तरीका, ऐसे गिनना है ना। इसका एक तरीका, इसके लिए 2 तरीके, इसके लिए 3 तरीके, इसके लिए 4 तरीके, इसके लिए 5 तरीके, इसके लिए 6 तरीके, ये अपना आंसर। ठीक है, अब इसको गिनो तो भाई गिनने पे क्या आएगा, 6 5 30, 30 इंटू 4 120, इंटू 3 360, इंटू 2 720, इंटू 2 1440। ये आपके टोटल नंबर ऑफ फंक्शन है। ओके जी, है ना, 1440 बेस, राइट। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। चलिए जी, अगला सवाल, f1 ऑफ x इज 3x प्लस 2 अपॉन 2x प्लस 3। ये वही सवाल वापस आ गया मेरे हिसाब से जो अपन अभी किया है। fn जो है डिफाइन कर रखा है f1 ऑफ f ऑफ n माइनस 1, तो f ऑफ 5 जो है वो ऐसा आएगा ax प्लस बी अपॉन बी एक्स प्लस ए, और जीसीडी ए और बी का 1 है तो a प्लस बी बताना है। अगर पैटर्न मिल गया f ऑफ 1, f ऑफ 2, f ऑफ 3 से, तो f ऑफ 5 वहीं से निकाल लेंगे, और पैटर्न नहीं मिला तो निकालना भी पड़ सकता है ना। f ऑफ 5 ही है, देखते हैं, मतलब है, लेट्स सी। तो मैंने कहा यार f ऑफ 2 निकालो यार पहले, f2 ऑफ x, है ना। तो वो क्या होगा, f1 ऑफ f ऑफ x, मतलब वही अपना f ऑफ fx जो होता है ना, वो है ये। तो भाई ये क्या आ जाएगा कि f1 ऑफ 3x प्लस 2 अपॉन 2x प्लस 3, और 3 इंटू 3x प्लस 2 अपॉन 2x प्लस 3 प्लस 2, और 2x प्लस 3, ये सही बात है। अच्छा, तो ये आएगा 9x प्लस 6, 4x प्लस 6, 6x प्लस 4, 6x प्लस 9, विच इज 13x प्लस 12 अपॉन 12x प्लस 13। पता नहीं आया, ठीक है, 13 एक और निकालते हैं, है ना भाई, f3 निकाल के देखते हैं। तो f3 f1 ऑफ f2 ऑफ x, f1 ऑफ f2 ऑफ x वो कितना है, 13x प्लस 12 अपॉन 12x प्लस 13। तो ये कितना हो जाएगा, क्या है वो, 3x प्लस 2 अपॉन 2x प्लस 3। ठीक है जी, है ना। डेटा तो बहुत गंदा आ रहा है, पर देखते हैं। 39x प्लस 36 प्लस 24x प्लस 26 डिवाइडेड बाय 26 प्लस 24 प्लस 36x प्लस 39। ओके, 63x प्लस 62, 62x प्लस 63। भाई साहब, आगे हिम्मत नहीं है मेरी तो, है ना, ठीक है, मतलब बढ़ता ही जाएगा नाम से नाम ना। मेरे को इसमें कुछ पैटर्न दिख रहा है, तो क्या करें, और मज़ा नहीं आ रहा है, मतलब, है ना। तो a प्लस बी पूछा है, मतलब है ना, ये जो ऊपर के ये कोफिशिएंट है इनका सम पूछ रहे हैं, और नीचे भी ये रिवर्ट हो रही है, अपने को समझ में आ रहा है ना, कि 13 13 12 12 63 60, ये तो ठीक है। तो ऊपर वालों का सम पूछा है अपने को। देखो, मतलब मैं एक चीज समझा रहा हूँ आपको, यहाँ समझाता हूँ मैं आपको।
इसके लिए a प्लस बी का सम कितना है? 5 है, समझना। इसमें a प्लस बी का सम कितना है? 25 है। ऑल्दो ये a और b वो नहीं है जो पूछ रहे हैं वहां पर। इसमें a प्लस बी का सम कितना है? एक चीज दिखेगी आपको यहां से, 125 है। भाई साहब ये बहुत बढ़िया चीज है। क्या है भाई? इधर आप देखो ना तो वो 5 की पावर 1 है, और इधर आप इस 25 को ऐसे सोच सकते हो कि ये 5 का स्क्वायर है, और इधर 125 को ऐसे सोच सकते हो कि ये 5 का क्यूब है। तीसरी बार में, अगली बार जरूर 5 की पावर 4 आ रहा होगा। मैंने 3 बार पैटर्न देख लिया तो मैं श्योर हूँ। और जब 5वीं बार जाओगे तो वो आंसर जो है वो कितना आ रहा होगा? 5 की पावर 5, 625 इंटू 5, ठीक है ना, 3125। समझ गए बात? तो हाँ ठीक है, मतलब ऐसे पैटर्न देख लिया अपन, है ना। चलिए जी बढ़े आगे। अगला सवाल, तो अगला क्वेश्चन है, लेट f 1 2 3 5 8 9, ये अपना सेट ए है, f नहीं सॉरी सेट ए। तो द नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शन f a2a such that f of mn is f of n for every mn that belongs to n, mn वहीं से होने चाहिए, with m dot n belongs to n। भाई mn भी जो है वो a से होना चाहिए। बढ़िया बात है। बात यह है कि a से a अपने को फंक्शन डिफाइन करना है, ठीक है। मैंने कहा भाई करो डिफाइन आप। तो आपने बोला सर ये देखो 1 2 3 है और 5 8 9 है, इधर भी 1 2 3 है और 5 8 9 है। और फंडा ये है ना, कि भाई जो f ऑफ mn है वो f ऑफ m इंटू एफ ऑफ n है। mn सेट ए से है और m और n भी सेट ए से है, मतलब m ए से है, n ए से है, mn भी ए से है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या करें, एफ ऑफ 1 की कितनी पॉसिबिलिटी है वो देखनी पड़ेगी, एफ ऑफ 2 की कितनी है, एफ ऑफ 3 की कितनी, एफ ऑफ 5 की कितनी, एफ ऑफ 8 की कितनी, एफ ऑफ 9 की कितनी, सबकी देख लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले भी किया है अभी तो, है ना ऐसा। चलिए तो मैंने सोचा 1, तो एफ ऑफ 1 तो भाई ऐसे ही निकलेगा कि आप m और n को 1 1 पुट कर दो। तो आई थिंक यहाँ से एफ ऑफ 1 की दो पॉसिबिलिटी है, 0 और 1। 0 तो होगा नहीं, 1 ही आएगा। x इक्वल टू एक्स स्क्वायर 0 और 1 है ना, तो 0 तो है नहीं। बढ़िया। अब मैंने कहा चलो एफ ऑफ 2 निकालना है, तो एक को 1 पुट करोगे, एक को 2 पुट करोगे, तभी तो एफ ऑफ 2 बन पाएगा, और तो कहीं से बनने का रहा। विच मीन्स दैट कि ये आ रहा है एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 1 तो 1 ही है, तो ये एफ ऑफ 2 के बराबर ही है। तो भाई एफ ऑफ 2 इक्वल टू एफ ऑफ 2 है। इसका मीनिंग ये है कि भाई क्या है, ठीक है बराबर है, तो इसमें क्या है। तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू 1 2 3 5 8 9 कुछ भी रखो, हमें सही है, क्योंकि एफ ऑफ 2 बनाने का यही तरीका है, गिवन दैट सेट ए में ये एलिमेंट है, ठीक है। तो इसके लिए कितने वेज हैं अपने पास एफ ऑफ 2 के सिलेक्शन के लिए? 6 वेज, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। और एफ ऑफ 1 1 है, तो इसके लिए कितने तरीके हैं? एक ही तरीका है कि चुपचाप एफ ऑफ 1 को 1 से मैप करते, ठीक भाई, ओके। अब मैंने सोचा अपन 3 के बारे में सोचते हैं। देखो अब जैसा आपने 2 क्रिएट किया ना, वही आइडिया आपका 3 क्रिएशन पे भी आएगा, है ना। भाई आप क्या सोचोगे कि ये होना चाहिए और एफ ऑफ 3 इक्वल टू एफ ऑफ 3 आना चाहिए, इसके लिए भी ये तो सही है, इसके लिए भी 6 वेज लिख दो। थोड़ा सा होल्ड, एक्चुअली क्या है, ये आपको ये भी सोचना पड़ेगा, जैसे इसमें क्या था, ये जो एफ ऑफ 2 बन रहा था ना, तो ये एफ ऑफ 2 वाली वैल्यू और कहीं किसी और वैल्यू को क्रिएट करने में काम नहीं आ रही थी एक्चुअली, क्योंकि वो ये वाला फंडा है ना कि mn जो है एफ ऑफ m इंटू एफ ऑफ n होता है फॉर एवरी mn दैट बिलोंग्स टू a। इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो 2 इसलिए काम नहीं आ रहा था क्योंकि कोई भी इवन नंबर नहीं है एक्सेप्ट 8। तो 8 में 4 इंटू 2 सोच सकता हूं, पर 4 इंटू 2 के लिए मेरे पास एफ ऑफ 4 के लिए कुछ भी नहीं है, एफ ऑफ 4 मेरे डोमेन में ही नहीं है, तो इसलिए वो 8 बनाने में 2 काम नहीं आएगा, इसलिए 2 का तो ठीक था। पर व्हेन इट कम्स टू एफ ऑफ 3 आपको ये सोचना पड़ेगा कि भाई
9 बनाने में काम नहीं आएगा क्या? 9 बनाने में काम नहीं आएगा क्या? आएगा, सही बात है, क्योंकि 9 3 का मल्टीपल है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप ऐसे भी तो सोच सकते हो थोड़ी देर के लिए कि अगर मैं 9 की बात करूं तो एफ ऑफ 3 मतलब 3 इंटू 3 वो एफ ऑफ 3 इंटू एफ ऑफ 3 होना ही चाहिए ना, क्योंकि एम और एन तो इसी सेट से है। समझ रहे हैं बात को? फिर 9 आया तो 6 भी दिमाग में आया ही होगा, 6 के लिए बात कर रहे, रुको भाई। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो एफ ऑफ 9 है वो एफ ऑफ 3 का स्क्वायर होना चाहिए। अब कंस्ट्रेंट ये है कि अगर मैं ये सिर्फ इसी को देखकर बोल देता कि एफ ऑफ 3 की वैल्यू तुम कुछ भी ले लो 6 में से, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एफ ऑफ 9 के लिए दिक्कत हो जाएगी। कैसे? मान लो मैंने एफ ऑफ 3 को 5 ले लिया, तो 5 का स्क्वायर 25, तो एफ ऑफ 9 25 कहाँ ढूंढूंगा मैं, है ही नहीं वो तो मेरे को एफ ऑफ 3 की वैल्यू भी ऐसी लेनी है कि उसका स्क्वायर भी इसी में हो, क्योंकि उसका स्क्वायर एफ ऑफ 9 के बराबर है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट, है ना? तो भाई एफ ऑफ 3 के लिए क्या पॉसिबिलिटीज हैं? मेरे हिसाब से वो 1 हो सकता है, 2 नहीं हो सकता क्योंकि 4 नहीं है, और एफ ऑफ 3 जो है वो कितना हो सकता है? 3 हो सकता है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 है, और उसके बाद 5 का 25, 6 का 8 का 64, 9 का 81 नहीं है। तो एफ ऑफ 3 के लिए 2 ही पॉसिबिलिटी है अभी तक, यहाँ से 6 नहीं आएगी, 2 ही आएगी। आपके दिमाग में वो 6 वाला भी आ रहा होगा, वो भी समझा देता हूँ। देखो 6 कैसे बन सकता है, क्योंकि वो उसके लिए भी तो दिखाना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी होता है, हैं? एफ ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 3 वो भी दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं शॉर्टलिस्ट कर चुका हूँ, 2 वैल्यूज है, मैं इसको यहाँ पुट करके चेक कर रहा हूँ। देखिए सॉरी 6 तो है ही नहीं, मैं क्यों चेक कर रहा था भाई? 6 तो नहीं है ना, सॉरी मैं ध्यान नहीं रहा है ना, 6 तो है ही नहीं, तो हटाओ ना फिर, है ना, फिर चेक करने का ही नहीं। तो भाई ठीक है, there are only 2 possibilities for f of 3। समझ गए होंगे बात को? 3 के बाद अपन चलते हैं 5 पर। 5 तो कहीं 5 का मल्टीपल है नहीं, तो 5 को तो ऐसे ही बनाएंगे, f of 1 5 इज f of 1 इंटू एफ ऑफ 5, है ना? सो f of 5 इज इक्वल टू f of 5। f of 5 की हर वैल्यू अपने को चलेगी, हर वैल्यू अपने को चलेगी, तो कितने वेज? 6 वेज। 5 के बाद अपन 8 पे आते हैं, 1 इंटू 8 ही लिखना पड़ेगा, एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 8, एफ ऑफ 1 1 ही है, तो एफ ऑफ 8 इक्वल टू एफ ऑफ 8 है। तो इसके लिए भी कितने वेज आ गए अपने पास? 6 वेज। विल टॉक अबाउट एफ ऑफ 9 नाउ। एफ ऑफ 9 का पहले से हो चुका है, कोई लोड नहीं है, अगर आप सोच पाओ, है ना? तो भाई एफ ऑफ 9 के लिए एक ही तरीका है, मतलब ऑप्शन नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन एफ ऑफ 3, कि अगर आपने एफ ऑफ 3 1 लिया है तो वो 1 ही है, और एफ ऑफ 3 अगर 3 लिया तो ये 9 ही है। 2 तरीके नहीं गिनाएंगे, 2 तरीके एफ ऑफ 3 के लिए गिनाएंगे, पर इसके लिए एक ही गिनाएगा कि जो एफ ऑफ 3 है वो एफ ऑफ 9 उसको देख के स्क्वायर करके आ जाएगा। तो एफ ऑफ 9 के पास ऑप्शन नहीं है, ये बात समझनी पड़ेगी। ओके, सो हाउ मेनी ऑप्शंस? एफ ऑफ 1 का एक तरीका, इसके 6 तरीके, इसके 2 तरीके, इसके 6 तरीके, इसके 6 तरीके, आखिरी वाले के एक तरीके। ये अपना टोटल है 6 6 6 216 इंटू 2 432 भाई, डालेंगे, है ना? ठीक है, बढ़े आगे। अगला सवाल, लेट एफ आर टू आर बी ए फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2e की पावर 2x प्लस e की पावर 2x प्लस e। और ये तो अपने बहुत बार सवाल आ चुका है। फर्स्ट इनपुट और आखिरी इनपुट को देख लो, सम कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। ये अगर अल्फा है तो ये 1 माइनस अल्फा है, ये अगर अल्फा है, ये बीटा है तो ये 1 माइनस बीटा है। समझ जाते हैं, है ना? सो विल गो विद कि यार एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ 1 माइनस एक्स कितना आ रहा है, क्योंकि अगर ये अल्फा है तो ये 1 माइनस अल्फा है, ये बीटा है तो ये 1 माइनस बीटा है। तो अपन जनरल सोल्व करते हैं इसको। ओके, ये अपना एफ ऑफ एक्स है। ये क्वेश्चन एडवांस में भी आया हुआ है, मेंस में भी आया हुआ है, और आप लोगों को पता होगा, क्लास में बहुत ध्यान से पढ़ाया होगा कि बहुत काम का है ना? अब विल राइट डाउन एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, सो 2 टाइम्स e की पावर, यहाँ पे 1 माइनस एक्स, तो 2 माइनस 2x डिवाइडेड बाय e की पावर 2 माइनस 2x प्लस e। इसमें अपन ने क्या की कि e की पावर 2x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है? तो ये e की पावर 2x प्लस 1, e की पावर 2x इधर लेंगे, ठीक है? और यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स e की पावर 2x अपॉन e की पावर 2x प्लस e। इधर से एक e गायब कर दिया अपन, तो 2e अपॉन e प्लस e की पावर 2x कैंसिल ही हो रहा है ऊपर नीचे से, वो तो है ना? और इधर जो है 2e की पावर 2x अपॉन e की पावर 2x
प्लस ई, भाई एलसीएम सेम है ना, तो 2 कॉमन निकाल लो ऊपर, और e की पावर 2x प्लस ई अपॉन इधर भी e की पावर 2x प्लस ई विच इज 2 ओनली। भाई तो बात ये चमकती है यहाँ से कि यार एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ 1 माइनस एक्स का जो सम है वो कितना आ रहा है 2। मैं एक काम करता हूँ कि है ना, इसको यहाँ से उठाकर यहाँ लिख दो क्या, 2 e की पावर 2x प्लस ई प्लस ई की पावर 2x विच इज 2, है ना, मतलब ये 2 आ रहा है। तो भाई 99 टर्म्स है, फर्स्ट और लास्ट का सम 2 है, सेकंड और सेकंड लास्ट का सम भी 2 है, तो ऐसे कितने पेयर बना सकते हैं, 49 पेयर्स, क्योंकि भाई समझ जाओ ना, ओड नंबर ऑफ टर्म्स है तो बीच वाली टर्म छोड़ दो, कौन सी वाली, 50, 49 उधर 49 उधर, 98 हो गई, और बीच में एक 99, सम दिखा दिया। तो इन 49 और इन 49 को मिलाकर सबके आंसर 2 2 है, तो 49 पेयर्स इंटू 2 प्लस एक टर्म बीच में बच रही है, कौन सी है वो, 50/100 वाली। तो भाई अपना जो आंसर है वो है 98 प्लस एफ ऑफ हाफ, 98 प्लस एफ ऑफ हाफ कैसे निकालेंगे, तो हाफ पुट कर दो, तो हाफ पुट करोगे तो 2 ई अपॉन ई प्लस ई, 2 ई अपॉन 2 ई, है ना, 1 ही हो गया, तो 98 प्लस 1 99 जो है वो अपने इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए। समझ गए बात को, ठीक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है लेट एफ, है ना, आर टू आर बी ए फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 25/2 एंड 2 प्लस एक्स रेज टू पावर 25, है ना, रेज टू पावर 1/50। नाउ इफ द फंक्शन जी ऑफ एक्स इज एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स, तो ये निकालना पड़ेगा, इनको जोड़ के अपना g बनेगा, और अपने को पूछा है कि g ऑफ 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा। लेट्स कैलकुलेट g ऑफ x, ठीक है। तो ये जो एफ ऑफ एक्स है, तो भाई ये इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, पहले तो सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2 माइनस एक्स रेज टू पावर 25, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस एक्स रेज टू पावर 25, ठीक है, और होल रेज टू पावर 1/50। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि जब कंपोजिट निकाले तो शायद थोड़ी आसानी दिखे अपने को, है ना, ठीक है। तो अपना जो ये एफ ऑफ एक्स है वो आ रहा है 4 माइनस एक्स रेज टू पावर 50 रेज टू पावर 1/50। नाउ वी आर गोइंग फॉर एफ ऑफ एक्स, तो एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स कर दो, तो 4 माइनस एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर 50 रेज टू पावर 1/50, है ना, और इसमें अपन एफ ऑफ एक्स पुट कर देते हैं। तो अपन जैसे एफ ऑफ एक्स पुट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स खुद ये है ना, तो ये आएगा 4 माइनस एक्स रेज टू पावर 50 रेज टू पावर 1/50, ये तो एफ ऑफ एक्स है, और इसका होल पावर 50 है ना, एंड देन ये बार वाला 1/50। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ये 50 1/50 गया, 4 4 गया, एक्स रेज टू पावर 50 बचा, और उसकी पावर 1/50, ये तो एक्स ही है। एक बहुत अच्छी चीज़ अपने हाथ लगी है कि जो एफ ऑफ एक्स है वो अपना एक्स आ चुका है। देखिए अगर एफ ऑफ एक्स एक्स आ चुका है तो ये क्वांटिटी सर्टेनली कितनी है, एक्स है, और ये एफ ऑफ एक्स ये भी कितना हो गया अपने पास, एक्स, ठीक है। तो जो जी ऑफ एक्स है वो क्या हो गया भाई, फाइनली एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स, और उसमें भाई अपन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, तो ये है अपना एफ ऑफ एक्स और ये है अपना एक्स। अब इसमें 1 पुट कर देते हैं, तो भाई ये आएगा 3 रेज टू पावर 1/50 प्लस 1, ये है अपना जी ऑफ 1। अपने को कैलकुलेट करना है कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा। तो भाई 1 प्लस, इस क्वांटिटी के बारे में मेरे को एक थोड़ा सा आइडिया चाहिए, इसका लोअर बाउंड, मतलब ये कौन से दो इंटीजर के बीच में है ना, कॉन्जुगेटिव, ताकि मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर पे कमेंट कर पाऊँ अच्छे से, ठीक है। तो भाई पहले तो बात कर लेते हैं जी ऑफ 1 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो क्या है। तो भाई जी ऑफ 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा इस पूरे नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और इसको अपन लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 1/50 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1, है ना, ये अपना आंसर है। अब 3 की पावर 1/50 के ग्रेटेस्ट इंटीजर के ऊपर कमेंट करते हैं, ठीक है। भाई देखो मतलब 1/50 है ना,
देखिए मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूँ कि भाई 1/3 किससे बड़ा होगा, है ना, लोअर बाउंड, उसके ऊपर अपन थोड़ा देख रहे हैं, या अपर बाउंड जो भी है, दोनों में से दोनों को ही देखना पड़ेगा। तो मैं यूँ सोच रहा हूँ कि 1/50 और 1/2, हाँ जी, है ना, भाई 50 और 2 में तो 50 बड़ा होता है, पर 1/50 और 1/2 में 1/2 बड़ा होगा। फिर अगर मैं दोनों तरफ दोनों का बेस 3 ले लूँ तो ये नंबर ही ज़्यादा आएगा। तो ये मेरे को समझ में आया कि ये 3 की पावर 1/50 जो है हमेशा हमेशा √3 से कम है। आई एम श्योर कि ये √3 से कम है, तो भाई इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा लगभग 1.73 से तो कम ही आएगी, है ना भाई, उससे तो कम ही रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं जा सकती। अब मेरे को देखना है ये किससे बड़ा होगा, है ना हमेशा इसके बारे में अभी प्रिडिक्शन करना है, सोचना है। तो मैं यूँ बोल रहा हूँ कि 1/50 जैसे आपने लिया, तो मैंने थोड़ा नंबर 1/50 है ना, तो भाई 50 से मैं आगे गया 100, 200, 300, 500, 1000, 2000, 10,000। जब ये 1/50 में ये जो नीचे वाला नंबर है ये बहुत बड़ा हो जाएगा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इन्फिनिटी, तो 1/∞ 0 होगा और 3 की पावर 0 1 आएगा। तो जब आप बहुत आगे जा रहे हो तो वैल्यू घटती जा रही, घटती जा रही, घटती जा रही, और अल्टीमेटली एट द एंड मेरे पास जो है 1। समझ गए बात को? तो ये 1 से लेकर 1.73 के बीच में है, इससे बाहर नहीं जाएगा। और अगर इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करें तो भाई ये कितना होने वाला है, 1। 1 पहले से इधर है, तो अपना आंसर जो है वो कितना होने वाला है, 2। ठीक है, ओके जी। चलिए जी अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, फॉर ए बी सी बिलोंग्स टू एन, एफ ऑफ एक्स जो है ax-3 है, और जी ऑफ एक्स जो है वो x⁻b+c है ना। एफ ओ जी का जो इन्वर्स है वो ये दे रखा है, और एफ ओ जी प्लस जी ओ एफ का वैल्यू निकालना है, उसका ए सी पर और इसका बी पर। ठीक है, तो अपन क्या कर रहे हैं, एफ ओ जी की वैल्यू निकालनी ना, पर एफ ओ जी का इन्वर्स दे रखा है, इन्वर्स से फंक्शन निकाल सकते हैं उल्टा वापस, है ना। तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे अपना कैलकुलेशन किया कि y जो है वो, आप ये बोल रहे हैं ना कि ये इन्वर्स आ रहा है ऐसा कि x-7/2 रेस टू पावर 1/3, तो भाई जो y³ है वो x-7/2 है, तो 2y³ + 7 ये x है ना, x y इंटरचेंज कर दो तो y = ये जो है 2x³ + 7 है, यानी कि ये जिसका इन्वर्स था उसका फंक्शन ये है, तो ये एफ ओ जी का इन्वर्स है, तो ये जो y है वो क्या है फिर, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है। तो अपने को यहाँ से ये समझ में आ गया कि जो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है वो 2x³ + 7 है। ओके जी, डन। अब अपन एक काम करते हैं कि यार अपने को है ना ये एफ ऑफ एक्स दे रखा है ax-3 है ना, और जी एक्स दे रखा है, तो इससे इसी में करते हैं अपन, जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा x⁻b + c है ना, इज इक्वल टू 2x³ + 7, और ये है x-3, और x की जगह पर ये पूरा -3 इज इक्वल टू 2x³ + 7, तो x⁻b + ac-3 इज इक्वल टू 2x³ + 7। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये पार्ट अगर इसके बराबर है हमेशा, है ना, तो कंपैरिजन से a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू कितनी है, 3, और ac-3 जो है वो 7 है, तो ac कितना आ गया अपने पास, 10। वंस यू गॉट ac की वैल्यू 10, यू नो दैट a इज 2, तो c की वैल्यू कितनी होगी, 5। ठीक है जी, है ना। कंपैरिजन अपन कर सकते हैं, क्योंकि एक तरीके से भाई एफ ऑफ जी ऑफ एक्स तो एक्स की हर वैल्यू के लिए 2x³ + 7 ही है ना, तो हमेशा होल्ड कर रहा है, तो आप कंपैरिजन कर सकते हो, है ना। अच्छा, पूछा क्या, एफ ओ जी ऑफ ए सी, तो अपना जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है ना, वो है कि एफ जी ऑफ एक्स ऑफ ए सी कितना है, 10, 10 पे वैल्यू निकालनी, प्लस जी ओ एफ का वैल्यू बी पर, बी कितना है, 3। ठीक है जी, ये निकालो, तो जी ऑफ 10, एफ ऑफ जी तो अपने को पता ही है पूरा, तो 10 का क्यूब है ना, 10 का, ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ही है ना, हाँ ठीक है,
और AC पर ही पूछ रहे ना, AC पर ही पूछ रहे, ठीक है। तो 10 का क्यूब कितना हो गया 1000, 2000, 2007 प्लस f(3), देखिए f(3), तो इसमें a कितना आया था 2, तो ये कितना हो गया 2x - 3, 6 - 3 3, तो ये बन गया g(3). नाउ हाउ टू गेट g(3)? भाई g(3) जो है वो है यहाँ से आएगा, और ये क्या है पता है, x, b की वैल्यू 3, x³ + 5, समझ गए ना, इसमें 3 पुट कर दो तो कितना हो गया 27 + 5 32, तो अपना जो आंसर है वो हो जाएगा 2039, ठीक है ना। छोटा मोटा सवाल कंपैरिजन का है ना। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि लेट द फंक्शन f(r2r) f(x + y) इज f(x, f(y)। भाई जैसे आपने देखा, आपको वो चारों लास्ट में जो लिखवाते हैं वहाँ से याद आना चाहिए कि जो f(x) है वो a⁴kx है। चारों याद कर लेना, जो फंक्शनल इक्वेशन में आपको लिखाते हैं उनमें से एक ही है, सबके ऊपर सवाल आ रखा है ना। और आपको दे रखा है f(1) 3 है, तो f(1) अगर 3 है भाई इसमें 1 पुट कर देते हैं, तो ये 3 दे रखा है, तो a⁴k भी कितना आ गया 3, तो जो f(x) आप a⁴kx कह रहे थे उसमें a⁴k 3 है, तो f(x) क्या हो गया 3⁴x। डन। अब यहाँ की बात कर लेते हैं, तो भाई ये है 3⁴1, 3⁴2, 3⁴3 से लेकर 3⁴n है ना। दिस इज गिवन टू अस कि 363 है, तो 3 × 3⁴n - 1 अपॉन 3 - 1 is 363. Okay, so 3⁴n - 1 by 2 is 121. 3⁴n - 1 is 242. 3⁴n is 243. n की वैल्यू कितनी आ गई भाई 5। बहुत सीधा सवाल भाई, ये चारों जो लास्ट में होते हैं वो अपने को याद रखने होते हैं ना, ठीक है। इनके ऊपर सबके ऊपर सवाल आ रखा है, तो इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 भाई। डन है ना। चलिए जी तो आगे बढ़ते हैं। डन। सो थैंक यू वेरी मच, है ना। आपने ये पूरा सेशन देखा, जिन्होंने भी देखा उनको आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, है ना। और अब अपन जब अगली बार मिल रहे होंगे तो चैप्टर होगा ITF, है ना। पूरा मंजिल में जो रिवीजन है वो आप देख लें, प्रैक्टिस शीट अटेम्प्ट करें, और जो भी डाउट हो अगले वीडियो में अपन मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।